Crypto products and NFTs are unregulated and can be highly risky. There may be no regulatory recourses for any loss from such transactions. भूल गए क्या zen crypto को? एक हफ्ते से वीडियो नहीं आई तो मैं अगले दिन फिर zen crypto की वीडियो बनाता हूँ। आज से ठीक 50 साल बाद अगर यही एवरेज चली तो इथेरियम विल फ्लिप बिटकॉइन। वो 5-5 बढ़ता रहा या 12-12 बढ़ता रहा तो कब जाके क्रैश करेंगे। बिटकॉइन की बातें जो अपन चल रही थी उसमें एक बिटकॉइन ETF का नाम सामने आया है, तो उसके बारे में कुछ बताइए सर कि ये बिटकॉइन ETF 23 में ही क्यों अप्रूव हुआ और एज इन लॉन्च हुआ, और उसका क्या रीज़न है 24 में क्यों नहीं हुआ, वाली चीज़ भी थोड़ा सा मेरे को लगता है कि ऐसा समझना चाहिए आपसे तो ज़्यादा। क्योंकि नीचे कमेंट आया राजीव सर BRC20 में एक टोकन बढ़ गया, देखो तो BRC20 बढ़ने का मौका मिला। हेलो, नमस्कार एंड अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू। आपका फिर से स्वागत है सन क्रिप्टो के सनकास्ट में, जहां आज हम बातचीत करने वाले हैं क्रिप्टो के एक जाने माने एजुकेटर राजीव आनंद जी के साथ। जैसे कि प्रेडिक्ट किया जा रहा है 2024 जो है वो क्रिप्टो के लिए जोरदार होने वाला है। It's a prediction because of the factors related to Bitcoin ETF approval, Bitcoin halving and Ethereum ETF. लेकिन असलियत क्या है, इसकी ग्राउंड रिपोर्ट क्या है, वो तो इसके स्पेशलिस्ट ही बता पाएंगे। तो चलिए फिर जान लेते हैं राजीव आनंद जी से ही कि आखिर 2024 क्या लेकर आने वाला है क्रिप्टो के लिए। तो कैसे आप? हाँ, मैं बहुत अच्छा। जर्नी कैसी रही आपकी? बहुत बढ़िया, बाकी वो वाली मत पूछो। और बिटकॉइन की जर्नी? बिटकॉइन की जर्नी चल रही है जैसे सबकी दुनिया की चल रही है। बुल मार्केट चल रहा है सर। हाँ, अभी एग्जैक्टली बुल मार्केट आप समझ सकते हो, बट मेरे अकॉर्डिंग बुल मार्केट जो है वो अभी मैं वेट कर रहा हूँ अप्रैल का। एग्जैक्ट जो बुल मार्केट की लोग वेट कर रहे हैं, ऐसे मैं भी वेट कर रहा हूँ। वो होगा अप्रैल 2024। थोड़ा सा बिटकॉइन की रिवॉर्ड पे इम्पैक्ट आएगा, तब देखते हैं एग्जैक्टली क्या होता है। तो सर लाइक अभी कैसा, मतलब मार्केट की क्या सिचुएशन है उसके बारे में थोड़ा सा ऑडियंस को अवेयर कर दो, और क्या क्या चीज़ें अभी हो रही हैं मार्केट में, कुछ चीज़ें नई आने वाली हैं उसके बारे में थोड़ा सा एक ओवरव्यू दे दीजिए। अभी मार्केट एट प्रेजेंट कैसा चल रहा है? ओवरऑल अगर पर्सनल बताऊं, 2021 के लास्ट में अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया था। अप्रॉक्स 1.5 ईयर ब्लॉकचेन स्टडी करने के बाद लगा कि ब्लॉकचेन के बारे में बहुत कम लोग सुनना चाहते हैं जी, बट ब्लॉकचेन का जो सबसे बेस्ट यूज केस है क्रिप्टो फाइनेंशियल यूज केस, उसको सारी दुनिया सुनना चाहती है बिकॉज एवरीबडी नीड्स प्रॉफिट। सो उसके बाद 2021 लास्ट में अपना यूट्यूब चैनल क्रिएट किया। 2022 के स्टार्ट में ही एक आधी वीडियो वायरल हो गई थी। थोड़ा सा मेंटल लेवल को समझा लोगों के कि व्हाट एग्जैक्टली पीपल वांट, व्हाट एग्जैक्टली माय ऑडियंस वांट, और वही आई थिंक एक मूवमेंट भी था जब मैं आप लोगों के साथ मैंने ज्वाइन किया था सन क्रिप्टो। तो तब से लेके अब तक की जो जर्नी है, उस जर्नी में जो अगर मैं 2022 की बात करूं, 2022 आप इसको पैनिक मूवमेंट भी बोल सकते हो, पैनिक ईयर बोल सकते हो क्रिप्टो ट्रेडर्स के लिए, या एक बेरिश जो हम टेक टर्म में बोलते हैं, बुलिश और बेरिश, तो एक बेरिश ईयर भी बोल सकते हैं। अब उस बेरिश ईयर में बहुत सारी क्रॉस कमेंटिंग हुई, क्योंकि आप जिस भी प्रोजेक्ट पे बोलोगे तो दैट प्रोजेक्ट नीड्स सम टाइम टू ग्रो, ओके। बट अगर ऑडियंस को आप सीधा डायरेक्टली ये पिच करते हो कि इट टेक्स 5 years टू ग्रो, इट टेक्स 3 years टू ग्रो, इट टेक्स 7 years टू ग्रो, तो ऑडियंस का जो इंटरेस्ट है वो कम हो जाएगा, और डेफिनेटली वो अल्टीमेटली इम्पैक्ट पड़ता है आपकी ऑडियंस ग्रो पे, पोटेंशियल पे, आपकी एंगेजमेंट पे। अब जैसे लेट्स सपोज कि अगर मैं सिंपली ये बोलूँ कि बिटकॉइन टेक्स 4 years टू ग्रो, तो यानी कि 4 साल तक लोगों का इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा बिटकॉइन की वीडियो सुनने का। एक्चुअली ये एक माइंडसेट है हमारा, और यही माइंडसेट आप किसी भी फील्ड में यूज करो। सो अब अगर हम 2022 के कंपैरेटिवली 2023 को देखें, सो वी टॉक अबाउट द फर्स्ट जन ऑफ 2023, ओके, जब आई थिंक आप लोगों ने अपना एक प्रोग्राम भी रखा था क्रिप्टो वानी। बिल्कुल सर। सो मैं भी आया था आप लोगों के उस इवेंट में। तो अब वहां से कंपैरिजन करो, फर्स्ट जन 2023 एक लग रहा था एक बहुत स्मूथनिंग ईयर आने वाला है, क्योंकि एवरीबडी टॉक्स अबाउट बिटकॉइन हॉल्विंग इन 2024। तो फर्स्ट जन को अगर आज फर्स्ट जन 2023 को अगर आप बिटकॉइन का रेट देखें, उसके कंपैरेटिवली अगर आप आज का रेट चेक करें, ओके, टुडे इज आई थिंक 16th दिसंबर, तो अगर हम देखें ये पूरा 1 साल की जर्नी है, तो बिटकॉइन में नियर बाइट 150% की ग्रोथ, तो आई थिंक वहीं से एक शुरुआत हो चुकी है। और डेफिनेटली जब बिटकॉइन ग्रो हो रहा है तो उसका पूरा इम्पैक्ट मार्केट पे आ रहा है। बिल्कुल। ओके,
और एक जो सबसे बड़ा इस टाइम पर ट्रेंड आ चुके हैं काफ़ी सारे, जैसे आपने रिसेंटली बिटकॉइन ऑर्डिनल्स ट्रेंड देखा है या डॉजिनल्स ट्रेंड हम लोग देख रहे हैं। इवन एक दो हमारी ऐसी सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस हैं जो आज की डेट में जो हमारा ये इंस्क्राइब होता है कि आप बिटकॉइन ऑर्डिनल्स पे इफ़ यू वांट टू इंस्क्राइब योर टोकन, या डॉज कॉइन की चेन पे, डॉज चेन पे इफ़ यू वांट टू इंस्क्राइब योर टोकन, तो आने वाले टाइम में आप ये भी रेवोल्यूशन देखोगे कि जो बड़ी ब्लॉकचेन्स है, चाहे वो पॉलीगॉन मैटिक है, चाहे वो इथेरियम है, फिर चाहे और भी कोई ब्लॉकचेन है। अगर मैं लेयर 1 में इस टाइम पे बात करूँ तो देयर इज़ वन ऑल्सो अ प्रोजेक्ट SEI, वो भी इस टाइम पर बहुत ज़्यादा ग्रो कर रहा है। सो और वो कंपैटिबल है EVM के। तो कई एक्सचेंजेस ये ट्राई कर रहे हैं कि क्यों ना हर यूज़र या कोई भी क्रिप्टो की जो समझ थोड़ा कम रखता है, बट दे वांट कि वो इंडस्ट्री के लिए कुछ ग्रो करना चाहते हैं, कुछ अच्छा यूज केस डेवलप करना चाहते हैं, एंड दे वांट टू क्रिएट देयर टोकन इन द फॉर्म ऑफ यूटिलिटीज और यूज केस। तो वो कैसे चेन्स के ऊपर अपने टोकन्स को इंस्क्राइब कर सकते हैं। तो 2024 में एक तो ये रेवोल्यूशन बहुत बड़ा है कि इट्स नॉट ओनली अबाउट बिटकॉइन ऑर्डिनल्स, इट्स नॉट ओनली अबाउट डॉज कॉइन ऑर्डिनल्स या डॉज ऑर्डिनल्स या डॉजिनल्स हम बोल रहे हैं। आने वाले टाइम में आप ये सेम चीज इथेरियम पे भी आई थिंक सो होता देखोगे, पॉलीगॉन मैटिक पे भी देखोगे, जो बड़ी ब्लॉकचेन्स, इवन सोलाना आल्सो, राइट। ओके, सो और अब आपने रिसेंट टाइम से देखा है कि एक मूवमेंट आ चुका है। ओके, व्हेन बिटकॉइन पंप्स एग्जैक्टली 3 और 4% या एवरेज 3% जब बिटकॉइन पंप करता है तो उसका इम्पैक्ट पूरी मार्केट में आता है, राइट। फिर सबसे पहली कैटेगरी हम लोग लेयर 1 देखते हैं, तो लेयर 1 में देयर आर लॉट्स ऑफ प्रोजेक्ट, सोलाना है, BNB है, ओके, एंड पोल्काडोट है, तो एवलांच है। रिसेंटली हम लोगों ने एवलांच में बहुत अच्छा बुलिश मूवमेंट देखा है। तो ऐसी फिर अब लेयर 2 जो लेयर 1 जो है, लेयर 1 ठीक है, एक कोर टर्म में अगर आप देखा जाए, जैसे हम लोग जब स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं, अगर आप में से भी कोई इंजीनियर हो तो आप लोगों ने किसी भी लैंग्वेज में सुना है कि इट्स अ कोर जावा एंड देन वी टॉक अबाउट एडवांस जावा, राइट। ओके, मतलब हम बैकएंड की बात करें तो वो कोर हो गया, अगर हम थोड़ा सा फ्रंट एंड में जाते हैं तो वो एडवांस हो गया। सो आप ये बात करो कि क्रिप्टो का बैकएंड एग्जैक्टली इस टेक्नोलॉजी का जो बैकएंड है वो कोर है। उस कोर पे आज इथेरियम है, उस कोर पे आज सोलाना है, उस कोर पे आज BNB खड़ा है, उस कोर पे आज SEI खड़ा है, एवलांच है, पोल्काडोट है, दे आर द कोर। बट इन कोर में देयर इज सम problem of scalability, you can say, some problem there is a security, you can say, some problem consider as a privacy, you can say. तो उनका एक solution है। तो if I'm talking about the advanced part, so there is layer 2. अब layer 2 में we have Arbitrum, we have Optimism, we have Matic. So ऐसे बहुत सारे projects हैं जो इन problems का solution निकाल रहे हैं, right. तो ये जो 2023 है, इसमें टेक्नोलॉजी की लेवल की ग्रोथ बहुत ज्यादा हुई है, तो इससे ना एक नया रेवोल्यूशन मार्केट में देखने को मिल रहा है। और इसी वजह से मुझे लग रहा है कि नए नए ट्रेंड मूवमेंट जो हैं वो बहुत सारे प्रोजेक्ट में आ चुके हैं। रिसेंटली हम बिटकॉइन ऑर्डिनल्स में देख रहे हैं, आने वाले टाइम में आपको डॉजिनल में ऐसा ट्रेंड दिखेगा, देयर इज सम टोकन ऑफ डॉजी। थोड़ी सी अगर बीच में इंटरप्ट करूं तो आपको, अगर आप थोड़ा सा लेमैन भाषा में ऑर्डिनल्स के बारे में बता पाएं कि ऑर्डिनल्स हैं क्या, ऑर्डिनल्स बोलते किसे हैं, तो उसके बारे में थोड़ा सा आप ऑडियंस को एक बार गाइड कर दो कि लाइक अपन ऑर्डिनल्स यूज कर रहे हैं, लेकिन तो उसका मतलब मेन मोटिव क्या है, मेन मोटिव क्या है। सो देखो, ऑर्डिनल्स को हम लोग एक जनरल टर्म में समझते हैं। ऑर्डिनल्स एग्जैक्टली है क्या? इथेरियम ने जो सबसे बड़ा रेवोल्यूशन किया था वो ये किया था कि बिटकॉइन जो था वो सिर्फ एक ही टॉपिक और यू कैन से एक ही कैटेगरी बेस्ड प्रोजेक्ट है, वो है माइनेबल। हालांकि बिटकॉइन इज अ फादर ऑफ क्रिप्टो, बिटकॉइन इज अ स्टार्ट जनरली ऑफ ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। व्हेन वी टॉक अबाउट द ट्रांजैक्शन पार्ट, तो ट्रांजैक्शन को सिक्योर रखना, ट्रांजैक्शंस को इम्यूट रखना, ट्रांजैक्शंस को डिवाइड फॉर्म में रखना, ब्लॉक में रिवॉर्ड, ब्लॉक के अंदर स्टोर रखना, वो बिटकॉइन था। लेकिन बिटकॉइन में इफ आई एम टॉकिंग अबाउट कि यार एक नई टेक की शुरुआत हो रही है, तो क्या आने वाले टाइम में जो हमारे वर्ल्ड वाइड डेवलपर्स हैं, को डेवलपर्स हैं, या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, या कोई भी गवर्नेंस है, तो क्या वो इसको एक्सपेंड नहीं कर पाएगी? तो बिटकॉइन में एक सबसे बड़ा बेनिफिट भी यही है कि बिटकॉइन को आप मतलब अगर सप्लाई की बात करें तो वो 21 मिलियन फिक्स है, बिल्कुल, right. ना वो बढ़ सकती है ना वो घट सकती है, ठीक है, एक ही हो गया। दूसरा, बिटकॉइन की जो ब्लॉकचेन है, दैट ब्लॉकचेन इज कंप्लीटली सिक्योर, क्योंकि वो स्टार्ट ऑफ टेक्नोलॉजी है। तो उस टाइम पे ना बहुत सारे कोर एथिक्स को ध्यान में रखकर ही हम लोग एक नई चीज इंट्रोड्यूस करते हैं, राइट। ओके, बट
व्हाट एग्जैक्टली इथेरियम फाउंडर इज थिंकिंग अबाउट कि यार आने वाले फ्यूचर में अगर हम इतनी बड़ी टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं तो आने वाले फ्यूचर में इसका यूज बहुत बड़ा होगा। इसके ऊपर हम एक काफी अच्छा वर्ल्ड वाइड ग्लोबली यूज कर सकते हैं। जैसे रिसेंटली आप लोगों ने जो चैट जीपीटी के ऑनर है उनकी तरफ से आपने सुना है कि ग्लोबली हर यूजर की एक सेपरेट आईडी होनी चाहिए। जैसे इंडिया में हम बात करते हैं आधार आईडी, तो ऐसे ही मतलब आने वाले टाइम में ग्लोबली जैसे अगर मुझे सपोज करो विजिट करना है सिंगापुर, तो मैं सिंगापुर जा रहा हूँ तो वहां पर अब वो मेरा आधार कार्ड नहीं देखेगा, ठीक है। उसको या तो मेरा पासपोर्ट चाहिए क्योंकि वो पासपोर्ट इंटरनेशनल आईडी होगी। पासपोर्ट के अलावा मेरी एक ऐसी आईडी है जिस आईडी से मेरे सभी डॉक्यूमेंट्स कनेक्टेड है, जैसे हम लोग डिजी लॉकर बोलते हैं अगर हम इंडियन गवर्नेंस की वो अपना देखें। बट अगर आप ग्लोबली वर्ल्ड में ट्रेवल कर रहे हो सो देयर इज सम यूनिक आईडी, और वो यूनिक आईडी का कंसेप्ट आप लोग अगर कॉइन गेको या कॉइन मार्केट कैप को भी विजिट करते हो तो वहां पे आपने हर टोकन पे एक यूसीआईडी करके देखा होगा। अभी कुछ टाइम पहले इंट्रोड्यूस किया गया है। पहले क्या होता था भाई, बिटकॉइन की चेन, बिटकॉइन की सप्लाई, बिटकॉइन की ट्रेडिंग वॉल्यूम, बिटकॉइन कौन कौन सी मार्केट में है, बिटकॉइन क्या है, अबाउट अ सेक्शन। नाउ कुछ टाइम से 4-5 महीने पहले देयर इज अ यूनिक आईडी ऑफ ईच एंड एवरी प्रोजेक्ट, फिर चाहे वो कोई टोकन है चाहे कोई कॉइन है। ये यूनिक आईडी धीरे धीरे ह्यूमन लेवल पर आ रही है। मतलब वी ऑल हैव यूनिक आईडी इन नेक्स्ट आई थिंक 2 to 3 years, जब एक बहुत बड़ा रेवोल्यूशन होगा। वो टेक टर्म में नहीं होगा, प्राइसिंग टर्म में नहीं होगा, बट एक एग्जैक्टली होगा। सो इथेरियम ने एग्जैक्टली उस टाइम पे यही सोचा कि यार अगर एक्सपेंड करना है टेक्नोलॉजी को सो डेवलपर्स को मौका मिलना चाहिए, और सबसे बड़ा मौका उसको दिख रहा था। सो उसने बेसिकली ही इज अ स्ट्रॉन्ग प्रोग्रामर बोल सकता हूं मैं, क्योंकि इतना बड़ा रेवोल्यूशन लेके आए। तो उन्होंने 2 पर्टिकुलर लैंग्वेजेस को पिक किया, सी के फीचर्स इनहेरिट किए, C++ के फीचर्स को इनहेरिट किया, जावा को इनहेरिट किया, मिलकर एक प्रोग्रामिंग का एक पूरा आप बोल सकते हैं टेक साइड पे प्रोग्रामिंग का रेवोल्यूशन ही बदलकर सॉलिडिटी प्रोग्रामिंग लॉन्च की। और उस सॉलिडिटी में देयर इज अ स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट ऑप्शन। मतलब आप इथेरियम की ब्लॉकचेन पे इफ यू वांट कि आपको इथेरियम की ब्लॉकचेन के अंदर कोई प्रॉब्लम दिख रही है एंड यू वांट टू रिजॉल्व दैट प्रॉब्लम, जो पॉलीगॉन मैटिक ने बाद में किया, तो उस पे आप कैसे कर सकते हो, क्योंकि बिटकॉइन पे तो नहीं कर सकते थे उस टाइम पे। तो इथेरियम पे पॉसिबल था क्योंकि आप इथेरियम की ब्लॉकचेन को यूज करके सॉलिडिटी में अपना लेवल ऑफ स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट राइट कर सकते हो। तभी हम लोग लेयर 2 पे आए। तो आज भी ब्लॉकचेन या क्रिप्टो की कैटेगरी में देयर इज 3 मोस्ट पॉपुलर कैटेगरी। द फर्स्ट वन इज माइनेबल, देन लेयर 1, देन लेयर 2। ओके, बट बिटकॉइन में लेयर 2 कहां है? वो आज से लगभग 6 महीने साल पहले का क्वेश्चन था कि ठीक है, इथेरियम की स्केलेबिलिटी का इशू पॉलीगॉन ने देख लिया, आर्बिट्रम ने देखा, ऑप्टिमिज्म ने देखा, मेंटल प्रोजेक्ट ने देखा, IMX ने देखा, और बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं जो लेयर 2 की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन बिटकॉइन का नहीं देखा किसी ने। दे आर फोकसिंग ऑन कि हाउ वी स्केल इथेरियम। और देखो ना यार, सबसे बड़ी बात, अगर आप लोग कभी मेटामास्क के ट्रस्ट वॉलेट पे ट्रांजैक्शंस भी करते हो जी, मुझे 100 USDT ट्रांसफर करने हैं इथेरियम चेन पे टू बाय सम टोकन, मैं 100 USDT ट्रांसफर कर रहा हूं, तो आज से अगर मैं 1-1.5 साल पहले की बात करूं तो इट टेक्स $20 to $25 एज अ गैस फी। तो स्केलेबिलिटी की बहुत बड़ी रिक्वायरमेंट थी। अब उस स्केलेबिलिटी से आज आप देखिए वो गैस फी डे बाय डे आपको कम होती दिखाई दे रही है। तो बिजनेस एक्सपेंड हो रहा है, टेक्नोलॉजी एक्सपेंड हो रही है, स्केल हो रही है, तो जो एक्सपेंस ऑफ गैस फी है वो कम हो रहे हैं। बट अभी भी देखो वेयर इज बिटकॉइन। अभी इथेरियम ने फंजिबल चीजों के लिए तो ERC-20 स्टैंडर्ड बना दिया। दे आर फंजिबल्स लाइक टोकन्स, इसको हम बोलते हैं, मैटिक, ये सब। बट अब हम दूसरा इसी रेवोल्यूशन में NFT की बात करते हैं, चाहे वो कोई इमेज है, कोई वीडियो है, कुछ भी है। सो देयर इज NFTs, नॉन फंजिबल टोकन्स आर देयर। सो इथेरियम के पास अपना दूसरा स्टैंडर्ड आ गया, ER-721। ओके, अब आने वाले टाइम में यार, जब उस टाइम पे 721 आया था तो किसी ने नहीं सोचा था कि कल को मैं एज अ फाउंडर, एज अ डेवलपर कोई नया प्रोजेक्ट लेके आऊंगा एंड आई वांट बोथ ऑफ द स्टैंडर्ड। मतलब मुझे फंजिबल के साथ नॉन फंजिबल भी लॉन्च करना है, और हो रहा है। आपने देखा है बहुत प्रोजेक्ट ऐसे आए हैं जो बोलते हैं कि हमारे यूज केस जो NFT है, हमारा यूज केस मेटावर्स है, हमारा यूज केस गेमिंग है। ओके, सो वो क्या करते हैं, वो दोनों स्टैंडर्ड को यूज कर रहे हैं। इफ दे आर इनटू इथेरियम तो ERC-20 भी यूज करते हैं, ER-721। फिर वही बात, वेयर इज बिटकॉइन? बिटकॉइन का कोई स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल क्यों नहीं है? बिटकॉइन का लेयर 2 क्यों नहीं है? बिटकॉइन की ब्लॉकचेन पे क्यों नहीं हम नए टोकन को बना सकते? बिटकॉइन की ब्लॉकचेन पे क्यों नहीं हम नए टोकन को इंस्क्राइब कर सकते? अगर हम इथेरियम पे कर सकते हैं, अगर हम बाकी ब्लॉकचेन्स पे कर सकते हैं, तो व्हाई नॉट ऑन बिटकॉइन? ये इंडस्ट्री का टेक साइड पे एक बहुत बड़ा क्वेश्चन था। उसका एग्जैक्ट सॉल्यूशन है बिटकॉइन ऑर्डिनल। इसको लेयर, आप इसको लेमन टर्म में समझो, बिटकॉइन लेयर 2 यू कैन से।
बिटकॉइन की ब्लॉकचेन पे देयर इज ऑर्डिनल्स. जब आप बिटकॉइन की ब्लॉकचेन पे कोई प्रोजेक्ट को अपना लॉन्च करोगे, अपना यूनिक प्रोजेक्ट, सो हम बोलते हैं कि बिटकॉइन का लेयर 2 आ गया. बिटकॉइन का एक नया स्टैंडर्ड आ गया, उसको हम BRC-20 बोलने लग गए. ओके, क्योंकि जैसे इथेरियम का है ERC-20, सो बिटकॉइन का है BRC-20. अब लोग समझते हैं यार इट्स ओनली अबाउट BRC-20, सो वेयर इज ER-721. जैसे इथेरियम का NFT है, तो BRC-20 को आप लेमन टर्म में NFT भी समझ सकते हो, क्योंकि बिटकॉइन जो BRC-20 है उसमें जब हम किसी भी चीज को इंस्क्राइब करते हैं तो देयर इज अ यूनिक टेक्स्ट कोड. लोगों ने उस टेक्स्ट कोड को भी एज NFT लॉन्च किया है. ओके, सपोज इफ जैसे सैट्स लॉन्च हुआ, तो सैट्स जब लॉन्च किया होगा, जब सैट्स को बिटकॉइन ऑर्डिनल पे बनाया गया होगा बिटकॉइन ब्लॉकचेन पे, तो वी हैव टू पे सम गैस फी. वो गैस फी हमने बिटकॉइन में पे की. तो जब सैट्स बना, तो सैट्स बनने का देयर इज सम कोड ना, तो जो कोडिंग है ना, वो कोडिंग भी आपकी NFT है. ओके, फिर आपने जब सैट्स बनाया तो यू हैव सम पोर्टफोलियो, यू हैव सम प्रोफाइल. उस प्रोफाइल पे जैसे हम लोग नॉर्मल व्हाट्सएप यूज करते हैं तो अपनी DP लगा लेते हैं, राइट. ओके, या स्टेटस डालते हैं. बिल्कुल. सो जो हमारा उस सैट्स का पिक है, जैसे बिटकॉइन की पिक है, लोगो, तो जो सैट्स का लोगो है, इट्स एन NFT ऑफ बिटकॉइन. तो अब समझो बिटकॉइन ऑर्डिनल को आप कई तरीके से समझ सकते हैं. ये ऑर्डिनल्स आप एज एन NFT भी समझ सकते हैं, ये ऑर्डिनल्स एज अ लेयर 2 भी है, और ये सब काम बिटकॉइन की ब्लॉकचेन पे हो रहा है. क्यों हो रहे हैं? क्योंकि यार टाइम टू टाइम टेक्नोलॉजी नीड्स रेवोल्यूशन. जैसे मैंने पहले ही बोला ना, अभी हम सिर्फ बिटकॉइन की बात कर रहे हैं. डॉजिनल्स देखो आप, उसने भी तो यही किया ना, डॉज कॉइन की ब्लॉकचेन के ऊपर प्रोजेक्ट्स बनाने स्टार्ट किए. तो आने वाले टाइम में क्या हमें ऐसे मैटिक पे नहीं दिखाई देंगे? क्या ऐसे हमें आर्बिट्रम पे नहीं दिखाई देंगे? क्या ऐसे हमें बाकी ब्लॉकचेन्स है सोलाना पे नहीं दिखाई देंगे? डेफिनेटली दिखाई देंगे. तो ये टाइम टू टाइम टेक्नोलॉजी का पार्ट है. स्केल अप जब होगी ब्लॉकचेन, उसका जब भी लेयर 2 आएगा, उसका इकोसिस्टम आएगा, हर ब्लॉकचेन जब बोलेगी नहीं वी हैव टू यूज NFTs आल्सो, तो सेम बिटकॉइन ने सोचा. ओवरऑल जो कहानी को देखा जाए तो ऑर्डिनल्स का फ्यूचर ब्राइट है. देखो अभी एग्जैक्टली जो रेवोल्यूशन है वो BRC-20 का है, और एग्जैक्टली है. बट यहाँ पे ना बहुत सारे आपने देखा है, देखो हर चीज के पॉजिटिव साइड्स भी है, नेगेटिव साइड्स भी है. बिल्कुल. तो पॉजिटिव साइड्स आप ह्यूमन भी समझ सकते हो, नेगेटिव साइड्स भी ह्यूमन है. दोनों साइड ह्यूमन ही है, जो क्रॉस कमेंटिंग भी कर रहे हैं और जो इन चीजों को अंडरस्टैंड भी कर रहे हैं. राइट. आज से लगभग 1-1.5 महीना पहले लोग कहते थे यार BRC-20 हैज नो यूज केस. सिर्फ बिटकॉइन ऑर्डिनल, मतलब बिटकॉइन ब्लॉकचेन पे आपने एक टोकन लॉन्च कर दिया तो कोई बहुत बड़ी बात थोड़ी ना है, मैं भी कर सकता हूँ. इट टेक्स ओनली $10 to $12, इट टेक्स $15 टू लॉन्च अ पर्टिकुलर टोकन ऑन बिटकॉइन. बट एग्जैक्टली उसका यूज क्या है? अब उस यूज की बात करें तो सबसे पहले तो टेक को समझो यार, कि वो टेक में आगे हम जब बढ़ेंगे तो पहले तो टेक को समझो कि यार टेक्निकल साइड पे उसका यूज क्या होगा. तो ये चीज पकड़ी जीरो नॉलेज ने. जीरो नॉलेज आपने सुना होगा, ZK रोल अप टेक्नोलॉजी. बिल्कुल. सो ZK स्पेस जिन्होंने इंट्रोड्यूस की है टेक्नोलॉजी, जो रिसेंट पॉलीगॉन मैटिक का भी एक बहुत बड़ा इकोसिस्टम बना है. बिल्कुल. सो अब ZK रोल अप टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस की जा रही है 2024. इसीलिए BRC-20 रेवोल्यूशन होगा क्योंकि ZK नॉलेज को हम लोग BRC-20 में लेके आ रहे हैं. द सेकेंड वन इज देयर इज स्वैपिंग फीचर ऑल्सो. मतलब स्वैप एक बहुत बड़ा ट्रस्टेड फीचर बन जाता है क्रिप्टो के लिए. मतलब मेरे पास एक टोकन है और मुझे ट्रेड तो मैंने कर लिया, प्रॉफिट गेन कर लिया, अब वो टोकन आपके पास नहीं है और मुझे आपको कुछ पैसा देना है. आपको कि मुझे टोकन नहीं चाहिए, क्या पता टोकन कब गिर जाए. राइट. तो आपको क्या चाहिए? USDT, स्टेबल कॉइन चाहिए. बिल्कुल. अब यार मैं अपने टोकन को स्वैप ही नहीं कर पा रहा, तो USDT बनाऊं कैसे? तो ये भी एक बहुत बड़ी हर्डल है. सो BRC-20 स्वैप इज ऑल्सो अवेलेबल. ये एक पहला सोल्यूशन हो गया. ZK सेकंड ऑल्टरनेट लेके आ गया. देयर इज अ प्रोजेक्ट मूबी, आपने देखा हो, मल्टीबिट एक BRC ऑर्डिनल का ही प्रोजेक्ट है. मूबी ने स्टार्ट किया बिटकॉइन ऑर्डिनल्स पे, लेकिन बाद में उसने अपने यूज केस में ब्रिज ऑप्शन जोड़ा. और वो ब्रिज ऑप्शन की वजह से आज आप चेक करो, वो अगर आप मूवी चेक करते हो CMCA कॉइन गेको पे, तो वो आज वो BRC-20 नहीं दिख रहा, वो इथेरियम दिख रहा है. और उसकी बायो में, उसके अबाउट सेक्शन में कंप्लीटली मेंशन है कि मूवी फर्स्ट BRC-20 प्रोजेक्ट है जो ब्रिज लेके आया. उसने BRC-20 से इथेरियम को ब्रिज किया. सो अब यार ये कनेक्ट करा BRC-20 से इथेरियम. आज मतलब आप इथेरियम ब्लॉकचेन पे भी उसको बाय कर सकते हो. और मैं बताना चाहूंगा सभी ऑडियंस को, मूवी जो टोकन है वो सन क्रिप्टो पे भी अभी रिसेंटली में लिस्ट हुआ है. सो यू कैन ट्रेड ओवर देयर. या मूविंग फॉरवर्ड, मूवी हो चुका है सन क्रिप्टो पे. देयर इज सैट्स आल्सो, देयर इज रैट्स आल्सो. सो अब सैट्स, व्हाई सैट्स? अब लोग कहते हैं यार
मीम कॉइन है, बढ़े जा रहा है, भाई बढ़ नहीं रहा। उसके पीछे का टेक्निकल एस्पेक्ट समझो। जब आप बिटकॉइन ऑर्डिनल्स ओपन करते हो, बिटकॉइन ब्लॉकचेन ओपन करते हो, एंड यू वांट टू इंस्क्राइब सम फ्यू प्रोजेक्ट, सो व्हाट यू हैव टू पे। राइट, आप पे क्या कर रहे हो? लोग कहते हैं बिटकॉइन पे कर रहे हैं, नहीं बॉस, आप बिटकॉइन के साथ सैट्स भी पे कर रहे हो। अगर आप चाहो तो आप सैट्स पे करोगे। तो जब आप एक चीज को बनाने के लिए जिस चीज का यूज कर रहे हो, तो वो तो यूज केस बन गया ना। बिल्कुल। मुझे बिटकॉइन ऑर्डिनल्स, बिटकॉइन के लेयर 2 ब्लॉकचेन पे एक टोकन को लॉन्च करना है, एक प्रोजेक्ट लॉन्च करना है, एंड वी हैव टू पे सैट्स। तो सैट्स का तो बहुत बड़ा यूज केस बन गया। मतलब कल को इफ वी हैव मोर देन 50,000 प्रोजेक्ट्स ऑन बिटकॉइन ऑर्डिनल्स, तो पॉसिबल नहीं है, बट अगर पॉसिबल हुआ, सो उन 50,000 प्रोजेक्ट्स को लॉन्च करने के लिए व्हाट वी हैव टू पे। सारी दुनिया बिटकॉइन नहीं पे करेगी, सब बोलेंगे सैट्स पे कर देते। हालांकि द प्राइसिंग टर्म बोथ आर इक्वल, बट बिटकॉइन को मोस्टली लोग सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस में रखते हैं। हमारे इंडिया में अगर मैं बात करूं, तो अगर हम सेंट्रलाइज एक्सचेंज में से कहीं पर भी कुछ ट्रांसफर कर रहे हैं, सो देयर इज अ लिमिट। मतलब ऐसा नहीं है कि आपको $10 का टोकन या $10 का कोई प्रोजेक्ट इंस्क्राइब करना है तो आप $10 का ही बिटकॉइन इंसर्ट करोगे। राइट, मोस्टली सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस में देयर इज अ लिमिट ऑफ ट्रांसफर ऑफ बिटकॉइन या एवरी टोकन। जैसे हम ट्रेड करते हैं तो 10 USDT से मिनिमम नहीं कर सकते। तो इफ आई एम टॉकिंग अबाउट बाइनेंस, मैंने बाइनेंस पे रिसेंटली आई थिंक पर्सनली चेक भी किया है, तो उसमें आपको मिनिमम $50 का बिटकॉइन ट्रांसफर करना है। तो बहुत सारे लोगों का तो माइंडसेट वहीं पे यूं हो जाता है, यार नहीं मुझे तो $10 पे करने में $50 क्यों ट्रांसफर करूं, मैं $40 का क्या करूंगा। तो ये भी अभी एक गैप है। तो इसलिए बिटकॉइन बहुत कम लोग पे करते हैं, बट हाँ सैट सबको लगता है सस्ता है। वो बोलते हैं 20,000 सैट्स पे करो टू इंस्क्राइब पर्टिकुलर टोकन। सेम अमाउंट है, लेकिन उसको 20,000 सैट्स भेजने आसान लग रहे हैं rather than $50 of Bitcoin. क्योंकि mostly people are not hold Bitcoin. But yes, the small investors, the small group of our India, they are holding sats right now. ठीक है, उसके अभी होल्डर्स कम है, बट जब आप देखोगे रेवोल्यूशन, थोड़ा सा प्रोजेक्ट जब 100-200% बढ़ता है, तब लोगों की नजरों में आता है, फिर लोग पीपल आर गोइंग टू बाय। तो उनको वो ईजी लग रहा है ट्रांसफर करना। तो वो ईजी लग रहा है तभी तो सैट्स का रेवोल्यूशन आया। राइट, उसकी मार्केट कैप बढ़ी, उसकी ट्रेडिंग वॉल्यूम जनरेट हुई, और आप रिजल्ट देखो, आप सन क्रिप्टो में क्यों लॉन्च हुआ, रीजन यही है ना, ट्रेडिंग वॉल्यूम दिख रही है, उसका यूज केस दिख रहा है, लग रहा है यार बिटकॉइन ऑर्डिनल्स पे सैट्स का एक प्रॉपर यूज हो रहा है, स्वैप ऑप्शन आ चुका है, सो व्हाई नॉट टू लिस्ट। हम सन क्रिप्टो को छोड़ो, बाकी सन क्रिप्टो चलो इंडिया की कैटेगरी है, आप ग्लोबली देखो बाइनेंस, कॉइनबेस तक लॉन्च करना स्टार्ट हो चुका है। राइट, तो मतलब वो एग्जैक्टली लोग समझ रहे हैं कि नहीं यार, ग्लोबल एक्सेप्टेंस जो सेट्स की तरफ से दिख रही है हम एज एन इंडिविजुअल इन्वेस्टर, आई थिंक दैट हाँ वो इसीलिए हो रही है। और अभी मेरे हिसाब से लिमिट है, BRC20 स्वैप की लिमिट है। उसका रीजन भी है, अब बोलते हैं बिटकॉइन ब्लॉकचेन का जो नेटवर्क है वो कंजेस्टेड होता जा रहा है, वो डेफिनेटली होगा। एक ब्लॉकचेन पे एक ही प्रोजेक्ट पिछले 12 साल से रन हो रहा था। जैसे नॉर्मली हम जहां आज बैठे हैं, यहाँ पे आप कब तक बैठ सकते हो लगातार? 5 साल, 2 साल, 3 साल, 3-4 साल में बोर होने लग जाओगे। होता ही है, एक एक जगह बैठ के। हम अपने घर रेनोवेट क्यों करवाते हैं? रोज रोज यार वही वाइट, वो रोज रोज वही फोटो दिख रही है, रोज रोज वही सब कुछ दिख रहा है, तो लगता है यार नहीं यार कुछ चेंज करना चाहिए, थोड़े से पैसे भी आ गए तो चेंज करने का मन करता है। सेम देखो बिटकॉइन में 2008-9 से लेकर 2020-21 तक क्या चल रहा था एग्जैक्टली, ट्रांजैक्शन बिटकॉइन, ट्रांजैक्शन बिटकॉइन। अब जो कोर डेवलपर्स हैं यार, दे हैव द माइंडसेट ना कि यार सब ला रहे हैं, 721 ले आया, इथेरियम, NFT ले आया, हम भी कुछ चेंज करते हैं। तो वो चेंज हुआ, बट उस चेंज होने से एक प्रॉब्लम हो गई कि बिटकॉइन की ट्रांजैक्शंस बहुत हो गई। राइट, ठीक है ना। अभी तक बिटकॉइन की ब्लॉकचेन पे बिटकॉइन ही ट्रांसफर होता था। अब बिटकॉइन की ब्लॉकचेन पे देयर इज मोर देन 9,000 प्रोजेक्ट्स जिनको लेयर 2 बोल रहे हैं, वो भी तो ट्रांजैक्ट हो रहे हैं। ठीक है, और स्टार्टिंग में किसी ने स्टैट्स नहीं देखे थे, सबको ट्रांसफर करने के लिए बिटकॉइन चाहिए था। तो जब यार बिटकॉइन उठाया, ट्रांसफर किया, फिर बिटकॉइन पे किया, तो ट्रांजैक्शन शुरू। इसी ट्रांजैक्शन का एक आपको रिजल्ट बताऊं। रिसेंटली बिटकॉइन टीम के एक डेवलपर है, लूक डैश JR उनका नाम है, हो सकता है मैं थोड़ा प्रोनाउंस गलत कर रहा हूँ, जूक है या लूक है। तो उन्होंने रिसेंटली ट्वीट किया कि बिटकॉइन ऑर्डिनल्स इज नॉट अ पार्ट ऑफ बिटकॉइन ब्लॉकचेन। ओके, तो अब लोग यार इतनी बड़ी बात कहने का मतलब ये, वो सैट से डाउन आ गया। अब जिनको सिर्फ प्राइस दिख रहा था वो ये सर्च करना शुरू हो गया, यार प्राइस क्यों घट गया, 100% बढ़ रहा था, अचानक से 50% कम हुआ। अब थोड़ा सा मेरा इंटरेस्ट प्राइस से ज्यादा टेक साइड पे होता है, अरे घटा तो भटा क्यों, मिला है अमाउंट, रीजन ना
यार नहीं, कुछ टेक का रेवोल्यूशन, कुछ प्रॉब्लम हुई है। सर्च किया, थोड़ा सा ट्विटर देखा तो पता लगा कि कुछ ट्वीट आया ऐसा। ट्वीट चेक किया, फिर उसका उन्होंने पूरा, जैसे थ्रेड होता है ना ट्वीट पे, पूरा थ्रेड लिखा हुआ था, वो पूरा थ्रेड समझा। अब थ्रेड समझने में बहुत सारे क्वेश्चन थे। अब वो बोलते हैं बिटकॉइन ऑर्डिनल इज नॉट अ पार्ट ऑफ बिटकॉइन ब्लॉकचेन। तो लोगों ने बोलना शुरू किया, जब पार्ट नहीं है तो स्टार्ट कैसे हुआ? मतलब कहीं ना कहीं ब्लॉक को एक परमिशन दी गई होगी ना, बिटकॉइन की ब्लॉकचेन में एक ब्लॉक ने परमिशन दी होगी ना कि आप इसमें ऑर्डिनल लॉन्च कर सकते हो। वो बोला परमिशन नहीं दी, हाउ इज इट पॉसिबल? दूसरा, एक दो कमेंट ऐसे आए कि इसका मतलब क्या बिटकॉइन ऑर्डिनल्स बंद हो जाएंगे? अब उनके पास क्वेश्चन नहीं था, उन्होंने बहुत घुमा फिरा के आंसर दिया। अच्छा, इस चीज से रिलेटेड मैंने कई लोगों से पर्सनली बात भी की। आपको क्या लगता है? वो बोले यार जो टोकन सब ऑलरेडी लॉन्च हो चुका है उनका तो आप कुछ कर नहीं सकते। हो सकता है आने वाले फ्यूचर में बिटकॉइन ऑर्डिनल्स के फ्यू न्यू प्रोजेक्ट्स आने बंद हो जाए। इज इट पॉसिबल? ये पॉसिबल है, ठीक है। इज इट नहीं? यस, इट इज पॉसिबल। क्योंकि कब तक एक ब्लॉकचेन पे आप ट्रांजैक्ट कर करके कंजेस्ट करोगे? ये बोलना चाह रहे हो, तो वो ट्रैफिक बहुत हो जाएगा। तो ट्रैफिक होगा, कंजेशन जाएगी, कंजेशन की वजह से वो हो सकता है। इवन डेवलपर ने एक लाइन ऐसी लिखी थी कि बिटकॉइन ऑर्डिनल इज अ अटैक ऑन बिटकॉइन, ठीक है। उनके अटैक लिखने से बिटकॉइन में $2000 का पंप आया है। बट द प्रॉब्लम इज, अगर आप इसको टेक साइड पे समझो तो हो सकता है वो ठीक भी हो, लेकिन अब इसको दूसरी साइड पे समझते हैं। इतना बड़ा नेटवर्क, इतनी बड़ी ब्लॉकचेन, ग्लोबली वर्ल्ड वाइड एक्सेस, वो सिर्फ एक डेवलपर के कहने से आप ये चीज समझ रहे हो? देखो, दोनों साइड है। पहली साइड ये कि उस टीम का एक डेवलपर बोल रहा है इट्स अटैक ऑन बिटकॉइन। बाकी इसको दूसरे तरीके से देखो, इतना बड़े वर्ल्ड में लोग माइनिंग कर रहे हैं, यूएस में इतनी माइनिंग है, इंडिया में भी लोग माइनिंग कर रहे हैं, बाहर की कंट्रीज में लोग माइनिंग कर रहे हैं, पता नहीं लाखों लोग होंगे जो बिटकॉइन को माइन कर रहे हैं। इस पे उन्होंने कुछ आंसर दिया जो क्वेश्चंस उनकी तरफ ये पूछे गए थे। ये आंसर क्या आया कि माइनर इज नॉट डिसाइड व्हाट एग्जैक्टली बिटकॉइन ब्लॉकचेन वर्क्स, मतलब हाउ बिटकॉइन ब्लॉकचेन वर्क्स। बात भी ठीक है, माइनर डिसाइड नहीं कर सकते, बट अगर माइनर डिसाइड नहीं कर सकते, वैलिडेटर डिसाइड नहीं कर सकते, डेवलपर चेंज ही नहीं कर सकता, बिटकॉइन तो स्पेसिफिक है। सो ये बहुत ज्यादा ना, मतलब कंफ्यूजिंग हो गया। बट एट द एंड ऑफ द रिजल्ट इज, आप सैट्स देखो, आप रेवोल्यूशन देखो, आप लोगों के कमेंट्स देखो। टेक साइड पे ये था कि अगर परमिशन नहीं मिली, ये वही बात हो गई सर कि एक सिक्के के दो पहलू हो गए, एक फेवर में बोल रहा है, एक अगेंस्ट में बोल रहा है। वो एग्जैक्टली होता भी है, लाइफ भी ऐसी होती है। बट अगर टेक टाइम पे, टेक साइड भी इसको समझो तो यार ये अब एग्जैक्टली कंफ्यूजिंग स्टेज है। बट ओवरऑल रिजल्ट ये है कि BRC-20 रेवोल्यूशन आ रहा है, राइट। क्योंकि आप नए प्रोजेक्ट्स को मना कर सकते हो। जो प्रोजेक्ट ऑलरेडी इंस्क्राइब हो चुके हैं, इनका कोड जनरेट हो चुका है, जिनके NFT मिंट हो चुके हैं, अब आप उनको नहीं रोक सकते, राइट। सो अगर नई चीजें आनी बंद होंगी तो डेफिनेटली पुरानी की कीमत बढ़ेगी। सो अकॉर्डिंग टू मी 2024 इज ऑल अबाउट BRC-20. It's not only about BRC-20, there is also a next blockchains जो अपना इंस्क्राइब लेके आएंगे, तो है मतलब एक बहुत अच्छा रेवोल्यूशन है। उसका रिजल्ट हम अल्टीमेटली देख भी रहे हैं। जी सर। तो 24 ईयर पे, मतलब 2024 पे जाने से पहले अपन 2023 की कुछ बातें कर लेते हैं। बिटकॉइन की बातें जो अपन चल रही थी उसमें एक बिटकॉइन ETF का नाम सामने आया है, तो उसके बारे में कुछ बताइए सर कि ये बिटकॉइन ETF 23 में ही क्यों अप्रूव हुआ और एज एन लॉन्च हुआ, और उसका क्या रीज़न है 24 में क्यों नहीं हुआ? वो वाली चीज़ भी थोड़ा सा मेरे को लगता है कि ऐसा समझना चाहिए आपसे तो ज़्यादा। एग्जैक्टली वैसे तो बिटकॉइन ETF की जो अप्रूवल डेट है वो 24 ही है। अभी तक जो मतलब मार्केट में आ रही है कि 5th of Jan 2024, तो स्टार्ट ऑफ 2024 इज गुड फॉर बिटकॉइन, स्पेशली फॉर बिटकॉइन होल्डर्स। और बट ये 2023 में क्यों हुआ? देखो, इसके पीछे अगर मेरा अपना एनालिसिस देखूं तो चीज़ें ये काफ़ी टाइम से चल रही थी। बट क्या है ना, एक चीज़ देखते ही देखते $50,000, फिर $1,00,000, फिर $2,00,000, फिर $3,00,000, और जो स्टेबल ग्रुप्स हैं हमारे वर्ल्ड के, उनको लगने लगा यार हमारे स्टेबल ग्रुप से देखते ही देखते सिर्फ डिजिटल एसेट्स कैसे बढ़ रही है। देखो, ये एक बहुत बड़ा फोकस है। आपने एक बहुत बड़ा फिजिकल स्पेस बनाया, आप ट्रेडिशनल बिजनेस में बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते जा रहे हो, एंड आपका एक बहुत बड़ा नाम बन गया, और देखते ही देखते कुछ ही टाइम के अंदर एक नया टेक साइड आता है, एक नया रेवोल्यूशन आता है, एक नई चीज़ आती है मार्केट में, और वो
आपकी 20-25 साल के स्ट्रगल को नेग्लेक्ट करके विद इन 5 और 7 ईयर्स एकदम से हाइप भी बना लेता है, मूवमेंट भी बना लेता है। राइट। सो आप इसको इस तरीके से समझो, बहुत नॉर्मल टर्म में लोग इस चीज को समझे कि बिटकॉइन स्पॉट ETF की बात इस साल सिर्फ इसलिए शुरू हुई है क्योंकि लोगों ने या ऑर्गेनाइजेशंस ने, गवर्नमेंट ने ये चीज देखी कि यार अब इसको रोका नहीं जा सकता, क्योंकि यार मिलियंस ऑफ पीपल आर इन्वॉल्व इन दिस। राइट। सो अब इसको रोका नहीं जा सकता, तो हाउ टू कंट्रोल। भाई आप जिस चीज को बढ़ते हुए नहीं रोक सकते तो अपने कंट्रोल में तो लोगे ना, कि भाई मेरा भी फायदा हो। ऑब्वियसली। या अगर आप एक गवर्न साइड पे बैठे हो तो मेरी जो पॉपुलेशन है, जो मेरी कंट्री है, जो मेरे लोग हैं जिन्होंने इन चीजों में इन्वेस्ट किया है, वो उनको वो पैनिक ना हो। वो एकदम से मार्केट गिरेगी तो आपने देखा है कि यार फाइनेंशियल या इमोशनल ऐसे मूवमेंट होते हैं, लोग अननेसेसरी गलत उसका भी रिएक्ट भी ले लेते हैं लाइफ में, होता है। पर्सनल लेवल पे भी होता है, स्टूडेंट का अलग जोन है, प्रोफेशनल का अलग जोन है। तो एक चीज जब लगातार बढ़ रही है तो इट मींस एक चीज तो कंफर्म होगी, डिजिटल एसेट्स का टाइम आ चुका है। तभी आप लोगों ने रिसेंटली CBDC की बातें भी सुनी होंगी, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी। और रिसेंटली जब यूके में जो नए प्राइम मिनिस्टर बने, जिनका बैकबोन हम इंडियन ही बताते हैं, ठीक है, तो जब वो बने ऋषि सुनक जी, उन्होंने सीधा मतलब अपनी फर्स्ट स्पीच में ही बात कर दी CBDC की। उसके बाद इंडिया इज द फर्स्ट कंट्री जिन्होंने बाद में CBDC को बात की। तो CBDC से देखो, अब देखो उन्होंने लॉन्च किया सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी। The only word of D, the only digit of D is digital. लोगों को लगने लगा इंडिया अपनी क्रिप्टो लॉन्च कर रहा है। अरे यार तुम ट्विटर फेसबुक पे ऐसे कैसे लिख सकते हो कि CBDC इज क्रिप्टो? CBDC इज जस्ट अ बैंकिंग डिजिटल करेंसी। बट वो जैसे जिसने समझा वैसे उसने बोला, और जैसे जिसने बोला उसके फॉलोअर्स, उसकी ऑडियंस, उसने वही समझना शुरू कर दिया। इंडियन गवर्नमेंट अपनी क्रिप्टो लॉन्च कर रहे हैं। अबे भाई क्यों कर लॉन्च करें? बहुत सारे लोगों को ये लग रहा है, स्टार्ट हो गया था कि जैसे ही ये लॉन्च हो जाएगा, जो माइंडसेट नहीं था उनका लोगों का, मतलब समझाने का, कि ये डिजिटल करेंसी नहीं, क्रिप्टो नहीं, डिजिटल करेंसी है, तो उनको ये लगने लग गया कि ये अप्रूव हो गया, एक तरह से रेगुलेट हो गया एक तरह से। और अच्छा, लोग ये भी समझने लग गए कि यार अब हम बिटकॉइन हम CBDC लेंगे। अरे यार CBDC को समझो तो सही। बैंक अपनी डिजिटल करेंसी इसलिए बना रहा है क्योंकि आज ग्लोबली ये समझ आ चुका है कि आने वाला जो नया जो मतलब टाइम है, नया जो युग आने वाला है वो डिजिटल है। तो अब जब डिजिटल है तो डिजिटल को डिजिटल असेट से ही आप थोड़ा सा ग्रो कर पाओगे ना। तो उन्होंने डिजिटल असेट्स की जगह डिजिटल करेंसी लिखी। ये तो शुक्र है उन्होंने CBDA नहीं किया, सेंट्रल बैंक डिजिटल असेट्स करेंसी कर दिया। अगर वो CBDA कर देते तो जो आप बोल रहे हो ना अभी, तो ये 30-40% की रेशियो थी, ये 100% लोग ऐसे समझ, इवन मी ऑल्सो, यार सेंट्रल बैंक डिजिटल असेट्स अपना क्रिप्टो तो कुछ नहीं कर रहे। क्योंकि हम लोग जब स्पेसिफिक टर्म में बोलते हैं ना, जहाँ क्रिप्टो वर्ल्ड से बचा जाता है, तो हम डिजिटल असेट्स वर्ड यूज करते हैं। राइट। इवन मेरे को कई लोगों ने बोला वी का फर्क है सर बस, जिसमें वर्चुअल डिजिटल एसेट हो जाता। और बहुत सारी ना ऑर्गेनाइजेशंस है, जैसे वो कांटेक्ट करती हैं कि सर आप ना इस प्रोजेक्ट पे 5 मिनट बोल दो, ठीक है, बट ना सर क्रिप्टो वर्ड यूज मत करना। राइट। तो मैंने कहा वाई? बोले सर एक्चुअली हम चाहते हैं जब आप बोलोगे ना तो हम आपके बोलने के बाद ना इसको गूगल पे एडवर्टाइजमेंट करेंगे। राइट। ओके, सो अकॉर्डिंग टू गूगल पॉलिसी जो भी वर्ड क्रिप्टो यूज होगा या वीडियो में क्रिप्टो लिखा है तो वो उसको एडवर्टाइज नहीं करती। राइट। तो मैंने कहा यार मैं जिस टेक साइड में हूँ, जिस इंडस्ट्री ने मेरा प्रोफाइल स्ट्रॉन्ग किया है, उसी का नाम नहीं ले सकता, उसी का मैंने नाम नहीं लेना, मैं तुम्हारे साथ काम ही नहीं कर रहा। ठीक है, मतलब वो व्हाट एग्जैक्टली दे वांट टू मतलब मुझे बोलना चाहते थे कि आप डिजिटल असेट्स बोलो। चलो डिजिटल असेट्स भी कोई बुरा नहीं है, अच्छा है, बट यार डिजिटल असेट्स ना उन लोगों को नहीं समझ आएगा जो लोग सिर्फ बैठे इसलिए हैं कि क्रिप्टो की वीडियो आएगी। ठीक है, वह डिजिटल असेट्स बोलना शुरू करो, सारी दुनिया बोल रही है, बट अगर आपको ऑडियंस के साथ जुड़ना है, एंगेज होना है, तो वही शब्द यूज करो जो वो सुनना चाहते हैं। ठीक है, अब मैं बोंक प्रोजेक्ट बोलूंगा या बोंक टोकन बोलूंगा, तो बोंक टोकन बोलूंगा ना। बोंक प्रोजेक्ट में तो वो कंफ्यूज आएंगे, भाई ये कोई नया आ गया क्या? क्योंकि अभी तक वो सुन रहे थे राजीव या और बाकी इन्फ्लुएंसर्स आर सेइंग अबाउट बोंक कॉइन, बोंक टोकन। ठीक है, इवन लोग तो टोकन कॉइन में भी डिफरेंस पूछते थे 2 साल पहले। भाई आपने एक वीडियो में बोला शिबा इनू कॉइन, एक में बोल दिया शिबा इनू टोकन। व्हाई? ये कॉइन है, ये टोकन है, ये अलग अलग है क्या? ये अलग अलग है, ये सेम है, या कोई नया लॉन्च तो नहीं कर दिया शिबा? भाई हमारे मतलब अनकंट्रोलेबल से क्वेश्चन होते हैं। तो पर अच्छा भी है। देखो जब आप शुरू करते हो, आपको 100 लोग जब सुनते हैं तो उसमें से 10-20 जब कमेंट करते हैं तो वो चाहे क्रॉस कर रहे हैं, वो कमेंट तो छोड़ ही दो जो थोड़े से और ज्यादा डीपली जा रहे हैं, बट जो कमेंट आपको सिखा रहे हैं वही आपके नॉलेज को अपग्रेड करने का पार्ट बनते हैं। तो आई थिंक ये जो सारी नॉलेज
पिछले 2-2.5 साल की जर्नी में एक ब्लॉकचेन जब स्टडी की थी वो टेक साइड था, लेकिन अब जो क्रिप्टो की जर्नी 2 साल से है ये बिकॉज ऑफ माई सब्सक्राइबर ही नॉलेज गेन कर पाया हूँ। क्योंकि नीचे कमेंट आया, राजीव सर BRC20 में एक टोकन बढ़ गया देखो, तो BRC20 पढ़ने का मौका मिला। राइट ठीक है ना। राजीव सर देखना पॉलीगॉन मैटिक बढ़ रहा है, तो पॉलीगॉन मैटिक पढ़ने का मौका मिला। राजीव सर देखो ARB ना लॉन्च हुआ था सीधा 900 रुपए पे गया, फिर 90 रुपए आ गया, तो ARB को पढ़ने का मौका मिला। तो सब्सक्राइबर्स ने ही आप लाइव अपडेट सीधे कमेंट सेक्शन से लेते हो आप अपने? मैं कोशिश करता हूँ कि मोस्टली अपने कमेंट स्टडी करूँ, राइट मोस्टली। उससे ना आपको एक तो नई चीजें सीखने को मिलती बिल्कुल है, बिल्कुल। फिर ये भी पता लगता है कि आपकी ऑडियंस कहाँ एक्टिव है, वो एग्जैक्टली क्या चाहती है। और मोस्टली टाइम कोशिश करता हूँ कि अब यार 5-10 लोगों ने कोई प्रोजेक्ट बाय किया तो वो कमेंट तो करेंगे ना कि इस पे वीडियो बनाओ, और मेरे साथ जनरली होता है कि सर इस पे वीडियो बना दो। इवन मेरे साथ तो ये भी होता है, भूल गए क्या ज़ेन क्रिप्टो को, एक हफ्ते से वीडियो नहीं आई, तो मैं अगले दिन फिर ज़ेन क्रिप्टो की वीडियो बनाता हूँ। राइट रीजन क्या है, वही तो लोग सुन रहे हैं, और जो सुन रहे हैं तो उनको फिर अच्छा भी सुनाओ। बिल्कुल। हाँ, एक बार आप मानोगे सेंटीमेंट इतने हैं लोगों के, एक वीडियो में मैंने लगभग आज से 1.5 ईयर बिफोर मैंने एक वीडियो में बोला था कि चेक आउट द टोटल मार्केट कैप ऑफ बिटकॉइन एंड शिबा इनू, देन कंपेयर इट। बातें की होती हैं, 1 रुपये चला जाएगा, 2 रुपये चला जाएगा, $1 चला, उसमें मैंने थोड़ा सा नेगेटिव बोल दिया, बोली सच्चाई थी, पर लोगों को वो नहीं सुनना था। सुनना नहीं था। अब आप उसके कमेंट सुनोगे आप हैरान हो जाओगे, मैं आपको मतलब पॉडकास्ट में बोल रहा हूँ, 10-20 कमेंट वो थे कि जैसे मतलब मेरी जिंदगी आज खराब हो गई है। नेगेटिव कमेंट्स। भाई आपने ये बोल दिया, हम आपका चैनल अनसब्सक्राइब कर रहे हैं, हम आज के बाद आपकी वीडियो नहीं देखेंगे। बट उस 20 में 2 कमेंट ऐसे थे जो आपको दोबारा मोटिवेट कर रहे हैं, सर अभी ना क्रिप्टो में आपको ना नेगेटिव नहीं बोलना चाहिए। वो बंदा लिख रहा है, पीपल आर लिसनिंग ओनली अ पॉजिटिव साइड, उन्हें बोलो बढ़ेगा पर मुझे नहीं पता कहां बढ़ेगा। देखो उसने मुझे ये सिखाया व्हाट आई हैव टू से इन वीडियो। राइट। ठीक है, उसने मुझे ये सिखाया कि यार मुझे क्या बोलना चाहिए वीडियो में, तो उससे मेरे स्किल्स अपग्रेड होना स्टार्ट। अब मैं वो कमेंट ना पढ़ता और 10-12 और बार बोल देता नेगेटिव चीजें, तो हो सकता है मेरे साथ वो हो जाता। लूज होती है वो वाली सारी ऑडियंस की एंगेजमेंट कम होती है। बट यार झूठ बोला भी नहीं जा सकता, ऑडियंस से जितना सच्चाई ट्रांसपेरेंसी रखें उतना ज्यादा बेटर है। हाँ, और मानोगे 2022 में मैंने दबा के गालियां सुनी है, मजा आया, मतलब लोग मतलब देख बोल रहे हैं तो इसका मतलब सुन रहे हैं। राइट। ठीक है। अच्छा, मेरे को कई बार यकीन क्या होता था, कैसे यकीन होता था, 10 मिनट की वीडियो बनाई, 8 मिनट पे एक लाइन बोली है, उस लाइन पे एक बंदे ने कमेंट किया, इसमें वो 8 मिनट तक मेरी वीडियो सुनता रहा और उसके बाद नेगेटिव कमेंट आया, ये क्यों बोला। मैंने बड़ी दोबारा सुनी, मैंने कहा यार ये तो मैंने 7.5-8 मिनट पे बोला, इनके 8 मिनट तक वो सुनता रहा, फॉरवर्ड कर करके देखी कि नेगेटिव कहाँ बोल रहा हूँ। राइट। तो मतलब ये चीजें सिखाती हैं, शायद इन्हीं चीजों से हम इस रेवोल्यूशन को, इस इंडस्ट्री को समझ पा रहे हैं। राइट। क्योंकि एग्जैक्टली आप और मैं नहीं पढ़ रहे ना, जिन्होंने पैसा लगाया वो हमारे से ज्यादा पढ़ रहे हैं भाई। तो वो बात है जी। तो जैसे अपन बिटकॉइन ETF की बात कर रहे थे, तो चलिए एक सिनेरियो सपोज कर लेते हैं कि एक साइड ये भी है कि अगर बिटकॉइन ETF अप्रूव हो जाता है तो मार्केट कैसे रिएक्ट करेगा, और एक साइड ये है कि अगर वो रिजेक्ट हो जाता है, जो कि संभावना नहीं है, आई नो, बट तब मार्केट कैसे रिएक्ट करेगा। ओके। देखो रिजेक्ट का तो सिंपल सा ये आंसर है, अगर रिजेक्ट हुआ तो आई थिंक बिटकॉइन $5,000 to $7,000 डाउन आएगा initially. Then we have to wait for April 2024. There is a Bitcoin halving. Bitcoin reward is going to be half. लोगों को लग रहा है कि 2024 की halving के बाद से अचानक से बुल रन स्टार्ट होगा, नहीं होगा, एकदम से नहीं होता। आप इसको पिछली रिवॉल्विंग में देखो, 2016 देखो। मैंने ये चीज नोटिस करी थी सर, जैसे चार्ट्स वगैरह हम देखते रहते हैं, तो उसमें ये रहता है कि 6 मतलब हॉल्विंग के बाद 6 से 1 साल का गैप रहता है। हाँ। 6 महीने से 1 साल का गैप। इस बीच में वो कहीं ना कहीं ऊपर चले जाता है और फिर वापस धीरे धीरे आना स्टार्ट कर देता है अपने प्राइस पॉइंट पे। यही अब 2016 की हॉल्विंग थोड़ी बहुत सुनने में आई थी, उस टाइम में मैं एक्टिव नहीं था इस फील्ड में। तो जब 2016 की सुनने में आई थी तो उस टाइम पे मेरे को पर्सनली स्टॉक मार्केट के कई लोगों ने बोला, राजीव बिटकॉइन स्टडी कर ले यार, ये बहुत बड़ा चीज बनने वाली है, तू तो खुद टेक्निकल है, ऐसे बोलते थे यार, तू टेक्निकल है, मास्टर्स की हुई है कंप्यूटर्स में, प्रोफेसर भी है, एक बार बिटकॉइन देख। अच्छा, मैं उस टाइम पे अपने टीचिंग प्रोफेशन में इतना ज्यादा इंडल्ज था, इतना ज्यादा बिजी था कि मेरे को वहां से बाहर ही नहीं निकलना था। स्टूडेंट्स वाली लाइफ, उनको पढ़ाना, 4 बजे कॉलेज खत्म हुआ, रात को 9 बजे तक उनकी क्वेरी ले रहा हूँ, पता नहीं क्यों ले रहा हूँ, अब समझ आता है क्यों ले रहा हूँ। तो 2016 की हॉल्विंग के बाद जब चार्ट देखा मैंने 2019 में,
तो 17 में पंप था, काफी अच्छा था, एक अच्छा ऑल टाइम हाई बनाया। बिल्कुल। फिर 2020 की जर्नी तो सबने देखी है, मोस्टली हम लोगों ने देखी। 2020 की हॉल्विंग के बाद 21 इज द नेक्स्ट बिगेस्ट ईयर ऑफ बिटकॉइन। सो अगर आप इसको देखो और इसके हिसाब से चार्ट देख रहे हो तो 2024 इज अ हाल्विंग, 2025 इज द बुल रन, जो पीछे से समझ आ रहा है। लेकिन इस बार सिनेरियो बहुत चेंज क्यों दिख रहा है? एक चीज में 1 लाख लोग थे, फिर उसमें 5 लाख हुए, फिर 10 लाख हुए, आज करोड़ लोग हो चुके हैं यार। सो पीपल आर वेटिंग कि हॉल्विंग कब होगी। पता उनको क्या लग रहा है? हॉल्विंग मीन्स डाउन, वी हैव टू बाय। क्योंकि बहुत लोग ये वेट कर रहे हैं, यार मेरे को $25,000 का ले लेना चाहिए था, वो सही बोल रहा था, आज 30,000 का हो गया। फिर कोई लोग वेट कर रहे हैं $30,000 का ले लेना था, वो 35,000 का हो गया। कई लोग ये वेट कर रहे हैं कि $35,000 का ले लेना था, वो 40 का हो गया। तो अब $5,000 को हम नीचे करते जाओ, हॉल्विंग में जहां $2-3,000 की ट्रेड डाउन दिखी, पीपल आर गोइंग टू बाय, तो बाय करेंगे। तो ये तो होती है सिर्फ ट्रेडिंग गेम। तो ट्रेडिंग गेम में डेफिनेटली अगर बाइंग ज्यादा है तो उसका प्राइस पंप होता है। बट अगर आप इसको चार्ट की तरफ से पकड़ो तो 2025, और वो भी जुलाई, आई थिंक सो जून जुलाई से स्टार्ट, मिड अगस्त सितंबर अक्टूबर, ये वाला टाइम। अच्छा, एक सिनेरियो इस टाइम पर फाइनेंशियली 2025 जुलाई का और भी है फाइनेंशियल साइड पे। कहीं ना कहीं पर सबको ऐसा लग रहा है कि इट्स गोइंग टू बी द बिगेस्ट इन वर्ल्ड। वो ऑलरेडी है, बट उस बिगेस्ट का जो फॉर्म है वो अलग है। क्योंकि जो इस टाइम पर बिटकॉइन स्पॉट ETF की बातें कर रहे हैं, जैसे ब्लैक रॉक है, ग्रे स्केल है, माइक्रो स्ट्रेटेजी है, दे हैव द पावर ऑफ बिटकॉइन, दे हैव द बिटकॉइन। सो व्हाट दे आर प्रेडिक्टिंग, आपने बहुत बार देखा होगा, आप लोग भी न्यूज़ देखते रहते होगे, $1 लाख, $2 लाख, $2.5 लाख, $5 लाख, somebody says $1 million। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। अभी रिसेंट में आया था ये 1 मिलियन। देयर इज अ लेडी जिन्होंने $1 मिलियन बोला। स्टैंडर्ड चार्टर ने उन्होंने पब्लिक किया था ये वाला आर्टिकल। दे आर अज्यूमिंग कि $1 लाख तक पहुंच जाएगा। तो यार अच्छा, इवन अब देखो, JP मॉर्गन, वर्ल्ड बिगेस्ट बैंक, बिगेस्ट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, 6 महीने पहले डाउन, इट्स अ स्कैम। 6 महीने बाद इट्स अ बिग असेट्स फॉर वर्ल्ड। मतलब आप ये देखो कि इंस्टीट्यूट हमें मतलब स्कैम बोल के पहले डाउन करवाते हैं या फिर बाइंग करके बड़ा अच्छा दिखा देते हैं। सो अब आप ये देखो, बिल्कुल क्लियर तरीके से मेंशन है कि स्पॉट ETF तो आना ही आना है, देयर इज नो ब्रेकडाउन। जो सबसे बड़ा मूवमेंट था वो था सिक्योरिटी एक्सचेंज एंड कमीशन ऑफ USA, नाउ दे आर सिक्योर यार, अब कहाँ टेंशन है। तो सर, ये तो बात हो गई अपने बिटकॉइन ETF की। थोड़ी सी बात कर लेते हैं अपने बिटकॉइन हॉल्विंग के बारे में, जो अभी रिसेंट में आने वाली है 2024 में। ओके, क्या लगता है सर, क्या क्या होने वाला है उस इवेंट में और क्या क्या चीज़ें देखने को मिलने वाली है? ओके, बिटकॉइन हॉल्विंग वो तो आई थिंक पूरे वर्ल्ड को कंफर्म हो चुका है, अप्रैल 2024। कई मोस्टली पीपल आर एक्सपेक्टिंग 15 to 25 ऑफ मई और 25 ऑफ अप्रैल, और इन्हीं डेट्स के बीच में बिटकॉइन हॉल्विंग होनी है। ये भी अब सबको हॉल्विंग का पता लग चुका है कि बिटकॉइन रिवॉर्ड इज गोइंग टू बी हाफ। अभी तक 6 पॉइंट समथिंग चल रहे हैं, तो वो 3 पॉइंट समथिंग होंगे। दूसरा, इसका जो मेजर इम्पैक्ट है वो हॉल्विंग के साथ साथ ETF, जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अब देखा जाए तो एक इवेंट है जन में, एक इवेंट है अप्रैल में। अब इन 2 इवेंट के बीच में देयर इज 2 मंथ, फेब एंड मार्च। अभी तक मार्केट में देखो, मार्केट को देखने के 2 तरीके हैं। एक तो है चार्ट एनालिसिस, जो लोग करते हैं, प्रेडिक्ट करना है चार्ट। दूसरा एनालिसिस है न्यूज एंड सेंटिमेंट्स। व्हाट एग्जैक्टली न्यूज सेज बिटकॉइन हॉल्विंग के बाद अचानक से क्या होने वाला है, एंड व्हाट एग्जैक्टली चार्ट सेज इज द सेकंड सेंटिमेंट। चार्ट इज सेइंग इज, जब भी मार्केट में देयर इज सम काइंड ऑफ बुलिश न्यूज या बिटकॉइन हॉल्व होता है, बिटकॉइन के रिवॉर्ड हाफ होते हैं, बिटकॉइन कभी भी अप नहीं जाता, वो डाउन आता है। पहले। लेकिन आज ना अप और डाउन की स्टेज वो नहीं है कि बिटकॉइन क्या दोबारा से $20,000 का आ जाएगा। लोग ये भी वेट कर रहे हैं आधा हो और हम बाय करें। मुझे लगता है वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि बिटकॉइन अपना एक सस्टेनेबल मूवमेंट ऑलरेडी 40,000 पे बना चुका है। अब मैं आपको अपनी पर्सनल एक्सपेक्टेशन बताऊं, मैं हफ्ते में 1-2 बार बैठ के 2-3 घंटे आराम से डेडिकेटली चार्ट एनालिसिस करता हूं, जो मुझे नॉलेज है। मेरी नॉलेज के अकॉर्डिंग मेरा प्रेडिक्शन था 31 दिसंबर 2023 को बिटकॉइन का रेट होना चाहिए $35,000।
मेरी जो पर्सनल प्रेडिक्शन थी, मैंने कई वीडियो में अपने चैनल पे बोला भी। लेकिन जब थोड़े दिनों पहले मैंने स्टडी किया तो मुझे लगा 31,500 का डॉलर का ये ब्रेकआउट करेगा। पता नहीं, मैं बोल रहा था और मैं बोलते बोलते मैंने बाई चांस कॉइन गेको खोली और वो पता ही नहीं लगा 31,500 के बाद 700, 800, 32,900, ये क्या हो गया। देखा तो आप ग्लोबली मीडिया छोड़ो, अब हम इंडियन मीडिया की बात करें, एक ऐसी करेंसी आई है जिसने पूरा विश्व बदलने की थाम ली है, उसका नाम है बिटकॉइन। अरे भैया, तुम इंडियन मीडिया अगर ऐसी चीजें दिखाओगे तो गरीब आदमी तो 50 लाख रुपए का अपना मकान बेच के बिटकॉइन ले लेगा। बिल्कुल बिल्कुल। और गलती से डाउन आ गया तो कैसे खरीदेगा। तो ओवरऑल ये चीजें जो थी ना, ये चीजों ने, अब ये चार्ट तो नहीं था, ये न्यूज थी, सेंटिमेंट। ठीक है, व्हाट एग्जैक्टली चार्ट इज सेइंग, तो चार्ट से ज्यादा एक इंपैक्ट एक न्यूज का भी है। तो हॉलविंग इज सेइंग कि बिटकॉइन डाउन होगा, चार्ट इज सेइंग कि एक लेवल वो बना चुका है। तो मेरा लगता है कि यार, मुझे था कि डाउन जाएगा तो $35,000 जाएगा, अब न्यूज से लग रहा है कि $40,000 पे स्टेबल होगा। तो मान लो हॉलविंग पे डाउन आया तो 35, 36 या हो सकता है 42, इसी बीच में है। तो डाउनफॉल ज्यादा नहीं है, बायर्स के लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी है, होल्डर्स के लिए वो ज्यादा नहीं है। ये क्या मतलब, चलो ये तो आपने बायर्स और होल्डर्स की बात, जो माइनर्स हैं उनको इम्पैक्ट करेगा? माइनर्स को क्या इम्पैक्ट करना है, माइनर्स आर ऑलवेज इन प्रॉफिट। माइनर्स इवन दे आर स्ट्रॉन्गर ना, रिवॉर्ड्स हाफ हुए, माइनिंग की स्ट्रेटेजी, ब्लॉक के रिवॉर्ड्स। पहले था कि जो बिटकॉइन माइनर्स थे, दे आर ओनली डिपेंड ऑन बिटकॉइन। नाउ द रेवोल्यूशन इज कंप्लीटली चेंज। आज वो बिटकॉइन पे नहीं है, आज वो बिटकॉइन ऑर्डिनल से कमा रहे हैं। समझो ना, माइनर्स को अब बेनिफिट ये नहीं है कि वो बिटकॉइन की ब्लॉकचेन को चलो वैलिडेट कर रहे हैं और वो उनको थोड़ा थोड़ा बीटीसी मिल रहा है। मैं पर्सनली मिला हूँ एक बिटकॉइन माइनर से, और बहुत एनर्जेटिक पर्सन, आपकी एज का है। मतलब उसको ये था कि राजीव सर, मैंने जिंदगी में अगर एक पैसा भी कमाया उसका भी बिटकॉइन खरीदूंगा, मुझे दूसरी एसेट्स बाय नहीं करनी। ओके, कहता अगर मेरे पास, जैसे कहता अब तो पापा से पॉकेट मनी नहीं लेता, अब तो मैं खुद कमाने लग गया हूँ। तो कहता है जब मैं पूरा मंथ का अपना बजट मेरा कंप्लीट हो जाता है तो मेरी वाइफ मेरे से पूछेगी कि कितना इस बार सेव हुआ, तो मालूम 10,000 रुपीज, तो वो खुद बोलती है चलो गोइंग टू बाय बिटकॉइन, वी आर गोइंग टू बाय बिटकॉइन। 10,000 रुपए का बिटकॉइन ले लेते हैं। हमारा फोकस इथेरियम छोड़ो, बाकी किसी एसेट्स पे है ही नहीं, सिर्फ बिटकॉइन पे। सो देखो, बिटकॉइन के वैलिडेटर्स, माइनर्स, होल्डर्स कितने बिलीवर हैं। तो अगर आप उस साइड से देखो, ठीक है, तो आज वो सिर्फ बिटकॉइन से नहीं अर्न कर रहे हैं, दे आर अर्निंग थ्रू बिटकॉइन ऑर्डिनल्स ऑल्सो। तो माइनर्स तो प्रॉफिट में है, बट हाँ, जैसे जैसे बिटकॉइन बढ़ेगा वैसे वैसे बिटकॉइन की माइनिंग मशीन्स महंगी होंगी। ये आप कह सकते हो, नए माइनर्स पे इंपैक्ट आता है, क्योंकि यार जब चीज, बिटकॉइन की माइनिंग मशीन ओवरऑल 1 से 1.5 लाख रुपए की है। जब बिटकॉइन 15 लाख का था तो वो मशीन 80,000 रुपए मिल रही थी। आज 40,000 का हो गया, वही मशीन 2.5 लाख में मिल रही है। और व्हाट एग्जैक्टली माइनर इज सेइंग, हांगकांग से जब माइनिंग मशीन आती है ना तो उसमें सर्विस टैक्स ज्यादा लगता है। पहले नहीं लग रहा था जब बिटकॉइन 15 लाख का था। देखो ना, इसका ये निकाला जाए कि बिटकॉइन की प्राइस जैसे जैसे बढ़ती जाएगी, माइनिंग मशीन महंगी होती है, इक्विवेलेंट पे रहेगी और उसकी भी बढ़ते जाएगी। बस एग्जैक्टली ऐसा ही होता है। मतलब मेरे को पर्सनली 1-2 यूट्यूबर ने कॉल किया, राजीव सर एक ना आपने माइनिंग पे वीडियो बनाई थी, एक पर्सन भी थे आपके साथ में, कहाँ थे, तो यार उनको बोलो ना माइनिंग मशीन। तो मैंने बोला ठीक है, 2-2.5 लाख रुपए के आसपास है, आप मंगवा लो। बिटकॉइन बढ़ गया, उसका 6 महीने बाद बजट बना, सर वो मशीन लिए, मैं वो 3 की हो गई भाई। बोला यार आप ऐसे मैं कहा मैं कमीशन नहीं ले रहा, वो मुझे बोल रहा है 3 की हो गई है। तब मुझे देखो ऐसे बातें करने का फायदा नहीं था, जो एग्जैक्टली मैंने प्रैक्टिकल देख रहा हूँ वही बता। वो खुद बोला सर आपको पता नहीं बिटकॉइन अब डबल हो गया है। तो मैंने कहा बिटकॉइन डबल से माइनिंग का रेट, उसका मशीन का रेट कैसे डबल होगा। कहते यही होता है। अब सोचो बिटकॉइन अगर $1 लाख का होगा तो माइनिंग का जाएगी मशीन, वो नहीं रुकती 2-3 लाख में, 10 लाख। और उन्होंने बेची है, सच में उन्होंने बेची। उन्होंने मेरे को बोला राजीव सर मैंने ये मशीन 8-8 लाख रुपए की बेची है 2021 में। 2021 जैसे उसके मुंह से निकला मेरा दिमाग गया ऑल टाइम हाई, बिटकॉइन ऑल टाइम हाई था, तो यही मशीन 8 लाख की। हाँ बिल्कुल। इवन मैं दुबई गया था एक्सपो में, वहाँ डॉज कॉइन की मशीन थी। अच्छा, ठीक है, मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने बोला यू आर फ्रॉम इंडिया। मैं यस। बोला इंडियन करेंसी के हिसाब से 4.5 लाख, 4.5 लाख की। मैं कहा ठीक है। मैंने डॉज कॉइन का प्राइस देखा तो वो उसी हिसाब से 4.5 की थी। मैंने कहा गलती से दोबारा ऑल टाइम हाई कर गया तो ये छोटी सी मशीन तो ये 40 लाख की बोलेंगे, क्योंकि वो डॉज कॉइन की मशीन, माइनिंग मशीन है, वो डॉज कॉइन ज्यादा जनरेट कर रही है ना। वो करेंसी ऐसी है कि उसका आप लिमिट नहीं है, तो और इसीलिए डॉज कॉइन ही शायद
ट्विटर पे एंगेजमेंट के लिए सबसे बेस्ट माना जा रहा है। राइट। तो ओवरऑल ये चीज़ें हैं। तो अब चार्ट देखें तो 2023 इज ऑल अबाउट 35 to 42,000 डॉलर। मुझे पर्सनली लगता है कि ETF आने से पहले डाउन, ये मतलब अपनी हिस्ट्री को रिपीट कर पाएगा, मतलब एक तरह से आप ये कहना चाह रहे हैं? मेरे हिसाब से करेगा। अगर चेंज हुआ तो देखो ट्रेडिंग इतनी बड़ी चेंज नहीं करेगी, बट हाँ स्पोर्ट ETF के बाद जो अब मार्केट में न्यूज़ है, माइक्रो स्ट्रेटेजी के जो फाउंडर है और यू कैन से ऑनर है माइकल सेलर, व्हाट एग्जैक्टली ही इज प्रेडिक्टिंग आफ्टर स्पोर्ट ETF बिटकॉइन इज गोइंग टू बी मिनिमम $1 लाख। वो जनवरी के कह रही है, हॉल्विंग अप्रैल में होनी है, चलो जनवरी में हो गया, हॉल्विंग में फिर कम होगा, मानते हैं उनकी बात। हॉल्विंग स्पॉट ETF आया $1 लाख का हो गया, हॉल्विंग से पहले फिर कम होगा, क्योंकि न्यूज का एक टाइम होता है। ठीक है, आज पॉडकास्ट कर रहा हूँ तो मेरा आज ही टाइम है, कल नहीं है वो। तो न्यूज जब होगी ना विजिबल, देख ली 10, 20, 50 हज़ार लाख लोगों ने, न्यूज खत्म, आ जावे नीचे। तो सेम चला गया $1 लाख। हाँ, पर उसमें फिर हम ये नहीं बोल सकते कि हॉल्विंग से पहले वो $35,000 का आ जाएगा, वो नहीं बोल पाएंगे। अगर स्पोर्ट ETF ने सच में इतना मजबूर करके $1 लाख तक पहुंचाया, इतना बड़ा बना, तो फिर हम ज्यादा से ज्यादा 10-15 हज़ार डॉलर की ट्रेड को डाउन मान सकते हैं। बट हॉल्विंग से पहले बिटकॉइन डाउन ही होगा और उसके बाद ज्यादा डाउन होगा। बट इसका जो इम्पैक्ट है वो 3-4-5 महीने बाद स्टार्ट होता है। माइनर्स इसको कोई इम्पैक्ट नहीं आता, माइनर्स आर इज ऑलवेज इन प्रॉफिट। सो सर, वैसे अगर बात करी जाए, जैसे आपने ऑर्डिनल्स वगैरह की बात करी थी, अभी 2024 की अपन बात करें तो उसमें और क्या क्या डेवलपमेंट देखे जा सकते हैं इन टर्म्स ऑफ बिटकॉइन ब्लॉकचेन? उसके अब तो अगर हम बिटकॉइन ब्लॉकचेन पे देखो, अभी जो फिलहाल इस टाइम पर मार्केट का जो स्टेट चल रहा है वो इस टाइम पे यही चल रहा है कि बिटकॉइन ऑर्डिनल्स का एग्जैक्टली होने क्या वाला है। क्या बिटकॉइन ऑर्डिनल्स सच में नए आने बंद हो जाएंगे, या ऑलरेडी जो है वो सस्टेन कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। लेकिन आपने देखा होगा जब एक मूवमेंट किसी चीज का आता है तो वो एक टाइम तक रहता है। तो मुझे लगता है कि 2024 एग्जैक्टली बिटकॉइन BRC20 का है, बट वो पूरा है या नहीं है वो भी शायद मुझे लगता है कि हमें हॉल्विंग के बाद ज्यादा कंफर्म हो पाएगा। रीजन ये है ना कि अल्टीमेटली हम बात तो बिटकॉइन ब्लॉकचेन की कर रहे हैं, चाहे उसी का लेयर 2 की कर रहे हैं। तो हॉल्व से अगर बिटकॉइन पे इंपैक्ट आता है तो BRC20 भी डाउन होंगे, जो हम लोग देख रहे हैं। अगर वो डाउन हुए, चलो वो ठीक है, डाउन हो गए, बट आफ्टर डाउन क्या वो कभी अप हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे, वो डिपेंड करेगा नेक्स्ट 4 मंथ में BRC20 पे कितनी नई यूज केसेस आए हैं, यूटिलिटीज, और यू कैन से कितना नया यूज एड ऑन किया गया। जैसे हम लोग जीरो स्पेस की बात कर रहे हैं, तो जीरो जेड के रोल अप टेक्नोलॉजी आएगी, उसका फोकस होगा पहले टॉप के 10 प्रोजेक्ट्स। अब टॉप 10 में आप देखो आज ऑर्डिनल्स आ चुका है, OXBT है, मूवी है, सैट्स है, रैट्स है, इवन कैट्स इज वन ऑफ देयर, डोबी है, BMPX है, ऐसे जो टॉप, क्योंकि टेक्नोलॉजी पहले तो नए प्रोजेक्ट्स को पिक करेगी ना। तो अगर मान लो उन्होंने 5-7 प्रोजेक्ट में जेड के रोल अप टेक्नोलॉजी को यूज केस लगा दिया, BRC20 2024 का सबसे बड़ा रेवोल्यूशन बनेगा। एंड इट्स नॉट ओनली अबाउट BRC20, ऐसे बहुत सारे और रेवोल्यूशन आ रहे हैं। बट यस, अगर आप बिटकॉइन को प्रॉपर लेके चल रहे हो, स्पेसिफिक लेके चल रहे हो, तो ऑर्डिनल्स का रेवोल्यूशन है। और अगर बिटकॉइन का रेवोल्यूशन होता है, मुझे तो कई बार ऐसे भी लगता है कि बिटकॉइन के बाद अगर हम सेकंड मोस्ट पावरफुल कैटेगरी की बात करें माइनेबल, तो लाइटकॉइन है। और अब तक LTC ऑर्डिनल या लाइटकॉइन की ब्लॉकचेन पे कुछ ऐसी बात कोई नहीं सुन रहा, हो ही नहीं रही है। तो क्या पता LRC भी आ जाए, कुछ नहीं पता ना, LTC आ जाए। क्योंकि देखो बिटकॉइन के बाद क्रिप्टो की डोमिनेंस में जो सेकंड पावरफुल प्रोजेक्ट है वो लाइटकॉइन है, उसके बाद डॉजकॉइन है ना। तो पहला आ गया बिटकॉइन, दूसरा आ गया डॉजकॉइन, LTC का है। अगर उसको लगा कि यार बिटकॉइन ब्लॉकचेन एक्सपेंड हो रही है, LTC जो कम्युनिटी डेवलपर्स है एंड दे आर, चलो यार हम भी लाइटकॉइन का LTC20 निकालते हैं या LRC20 निकालते हैं, इसको एक्सपेंड करते हैं। आप तब बताओ कि इंडस्ट्री का एक इतना बड़ा रेवोल्यूशन। और सच्चाई ये है, मतलब जो 3 अच्छे कॉइन्स हैं जिनकी डोमिनेंस है मार्केट में, हाँ, वो तीनों अपने ऑर्डिनल्स लिए हैं, तो बहुत अच्छा मार्केट पे इम्पैक्ट रहेगा डेफिनेटली। बट इट्स नॉट ओनली अबाउट कि वो ऑर्डिनल्स लेके आए। देखो ये एक ये जो चीज अभी आपने बोली, ये चीज कहीं ना कहीं पे ना थोड़ा सा स्कैम को हिंट भी दे रही है। बट अगर आप इस चीज के साथ एड ऑन फीचर्स जोड़ो, यूटिलिटीज, यूज केस जोड़ो, तो क्यों नहीं होगा।
100% होगा और ये होगा। मुझे लग रहा है कि पता नहीं आज कैसे दिमाग में, मेरे को अंदाजा नहीं था, लाइट कॉइन तो कहीं पर भी नहीं था, बट बात करते हुए आपके साथ मुझे लगा कि हो सकता है LTC20 या LRC20 देखने को मिले। राइट। तो अगर ऐसा देखने को मिला तो जो ये बाकी टेक्नोलॉजिकल एंथुजियास्ट बैठे हैं ना, जो डेवलपर्स हैं, जिनको ये लगता है कि यार हाउ टू एक्सपेंड दिस, क्योंकि दे आर इन्वॉल्विंग विद देयर मनी ऑल्सो। क्योंकि जब भी डेवलपर का एक सबसे बड़ा बेनिफिट यही होता है, वो सिर्फ बनाता नहीं है चीज को, वो अर्ली स्टेज में उसको बाय करता है। राइट। मैटिक के डेवलपर ने मैटिक बनाया नहीं होगा, उसने मैटिक अपने पास रखे होंगे। करके रखा होगा। राइट। रिपल जो ब्लॉकचेन बनी, XRP कम्युनिटी नहीं हो, नहीं रिपल कम्युनिटी ने बना दिया XRP, एक ब्लॉकचेन बना दी सिम्प्लस फॉर बिजनेस। जैसे अब मैं दुबई में फ्यूचर म्यूजियम पे देखा था, क्रिप्टो मींस बिजनेस, XRP रिपल, तो उन्होंने वो कम्युनिटी के लिए बाद में बनाई है, पहले अपने लिए बनाई है भाई। अब जिसने 2015-16 में XRP को बाय किया होगा, आज वो मिलियनेयर ऊपर की कैटेगरी का पर्सन है। तो कहानी है कि ऐसे ही अगर रेवोल्यूशन BRC20 बना तो लाइट कॉइन को भी जरूर इसको ध्यान रखने की जरूरत पड़ेगी। डॉज कॉइन ऑलरेडी है ही, डॉजिनल्स। तो ये तो मुझे लग रहा है कि यार BRC20 में तो कुछ बनना है। सर जैसे अपन इन सब की कॉइन्स की बात कर ही रहे हैं, तो अपन एक दूसरा नाम भूल रहे हैं जिसका नाम इथीरियम है। सो उसके बारे में बात कर लेते हैं। जैसे आज से 2 साल पहले इथीरियम को ऐसा बोला जाता था कि ये बिटकॉइन को फ्लिप कर देगा, लाइक बिटकॉइन के ऊपर चले जाएगा। सो अब क्या सिचुएशन रही है उसकी, क्या मार्केट सेंटिमेंट्स रहे हैं उसके, ऐसा कुछ हो सकता है या नहीं हो सकता? तो आज भी लोग ये बोल रहे हैं सीरियसली, मैंने सुबह भी एक ट्वीट देखा है। क्यों बोल रहे हैं उसके पीछे सिंपल सॉलिड रीजन जो अभी तक लोगों को समझ आ रहा है। वो बोलते हैं कि यार बिटकॉइन इज जस्ट अ माइनेबल कॉइन, माइनेबल प्रोजेक्ट। उसके बाद ना अपनी चीजों को कोई नेगेटिव ना ले लोग, तो ये बोलते हैं यार बिटकॉइन इज अ फादर ऑफ क्रिप्टो। तो वो अपने आप को थोड़ा संभाल भी लेते हैं। बट इथेरियम विल फ्लिप बिटकॉइन, ये स्टेटमेंट बहुत बार लोगों ने सुन लिया है। सिर्फ रीजन क्या लग रहा है इसके पीछे, क्योंकि इथेरियम जो है ना, वो इस टेक्नोलॉजी में ग्लोबली वर्ल्ड के लिए एक नया चीज लेके आया, वो है स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट। कि आप इथेरियम सिर्फ, इट्स नॉट ओनली अबाउट इथेरियम, आज आप BNB पे भी तो प्रोजेक्ट बना रहे हो, तो भी तो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट से बन रहे हैं। आप मैटिक पे भी बना सकते हो, आप ARB पे भी बना सकते हो, जितने भी ब्लॉकचेन है, सोलाना पे बनाना चाहो। तो अब मुझे एज अ डेवलपर कोई प्रोजेक्ट बनाना है, अब मेरे पास इतना मनी नहीं है कि यार मैं बिटकॉइन की तरह माइनेबल प्रोजेक्ट बनाऊं, ओके, बट मैं डेवलपर हूं, मुझे प्रोग्रामिंग समझ आती है और मुझे सॉलिडिटी भी समझ आती है। मुझे C++ के भी सारे कोर क्लियर है, जावा के भी क्लियर है, सॉलिडिटी भी क्लियर होगी। अब एज अ डेवलपर मुझे अपना टोकन लॉन्च करना है विद माय एफर्ट्स, नॉट मनी। थोड़ा बहुत मनी तो इन्वॉल्व होता ही है। तो मेरे लिए क्या है, मेरे पास, मैं सिर्फ, मेरा फोकस इथेरियम है, क्योंकि लाया स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट ही है। तो मुझे हमेशा यही मन में रहेगा, यार इथेरियम जो है ना, वो लेके आया था स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट, इथेरियम कभी ना कभी बिटकॉइन को फ्लिप करेगा। ठीक है। अच्छा, चार्ट में भी ना क्या होता है, चार्ट से भी लोग कैसे प्रेडिक्ट कर रहे हैं। कई बार ना किसी ने देखा बिटकॉइन इज गेनिंग अप 5%, इथेरियम इज गेनिंग अप 12%। अब पता कैसे लोग कहते हैं, आज से ठीक 50 साल बाद अगर यही एवरेज चली तो इथेरियम विल फ्लिप बिटकॉइन। वो 5-5 बढ़ता रहा या 12-12 बढ़ता रहा, तो कब जाके क्रैश करेंगे, समझ रहे हो ना। बट अब इसको सिंपल समझो यार, एक चीज 50% की डोमिनेंस में, एक चीज 20% की डोमिनेंस में, अगर ये सच में हो गया तो क्रैश कहां होगा। मतलब पीपल आर एक्सपेक्टिंग कि 50% डोमिनेंस वाली चीज 15 या 20 पे आ जाएगी और 20% डोमिनेंस वाली चीज 50% पे चली जाएगी। हाउ इज इट पॉसिबल। बट अगर आप इसको टेक साइड में समझो तो टेक्निकल तो साफ पता लग रहा है कि यार बिटकॉइन इज ओनली अबाउट माइनेबल, इथेरियम इज अबाउट स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट, जिस पे आप दुनिया भर के प्रोजेक्ट रन कर सकते हो। दोनों अलग अलग चीजें हो गई एक तरह से। और देखो, बिटकॉइन पीयर टू पीयर का रियल मीडियम है, P2P का रियल। इथेरियम P2P का रियल मीडियम नहीं है, ठीक है। P2P का रियल मीडियम बिटकॉइन है, इथेरियम टेक्नोलॉजी का रियल मीडियम। एक ये भी लोगों का मतलब प्रोस्पेक्ट है कि इथेरियम विल फ्लिप बिटकॉइन, बिकॉज टेक्निकल टेक्नोलॉजी वर्ल्ड में इथेरियम इज स्ट्रॉन्गर देन बिटकॉइन। बट यार बिटकॉइन की मार्केट कैप या डोमिनेंस को ओवरटेक करके इथेरियम विल फ्लिप हो जाए तो अच्छा ही है। ऑलमोस्ट 50% का डोमिनेंस आपको कवर अप करना है एज एन इथेरियम। डोमिनेंस कवर अप करना है, और आप डोमिनेंस छोड़ो, जो बिटकॉइन होल्डर्स हैं वो, मतलब मैंने ये देखा है कि लाइक जो बिटकॉइन होल्डर्स है ना, वो बहुत अच्छे बिलीवर्स हैं बिटकॉइन के, बहुत स्ट्रॉन्ग बिलीवर्स मतलब हैं। ऐसा है कि भाई बिटकॉइन भगवान हो गया एक तरह से उनके लिए। Actually और हो गया है, वो चीज
उनकी मैंने लाइफ देखा है। संभाल ली ना एक टेक्नोलॉजी ने। कहाँ यार, अब वो आपने शायद दा विंसी नाम सुना होगा, बिल्कुल बिल्कुल 1 मिलियन बिटकॉइन इन $1 12 में, आज उनकी टोटल प्रॉपर्टी 400 करोड़ है। तो कैसे बनी? और 400 करोड़, 1-1 करोड़ रुपए XRP सोलाना जैसे प्रोजेक्ट में लगा के रोज 20-20 करोड़ रुपए बना रहे हैं। तो उनके लिए तो यार दे आर बहुत स्ट्रॉन्ग बड़ी बिलीवर बात ना। है, right. अच्छा, वो स्ट्रॉन्ग बिलीवर इसलिए भी है क्योंकि कहीं ना कहीं पे जो बेस होता है वो बेस, अब आपका घर है उसकी नींव ही हल्की हो जाएगी तो घर तो गिरेगा गिरेगा। गिरेगा। तो नींव बिटकॉइन है, उसके ऊपर आप इथेरियम, सोलाना, BNB जो मर्जी बना लो, बट आप यूं थोड़ा ना कि बिटकॉइन को नींव से हटा के और इथेरियम ले आओगे। इसको लेमन की टर्म में तो ऐसे समझा सकता है, बट इथेरियम विल फ्लिप बिटकॉइन। शायद ये एक ऐसी स्ट्रैटेजी भी हो कि लोग ज्यादा इथेरियम बाय करें, ट्रेडिंग हो तो मतलब इथेरियम की हमें प्राइसिंग देखने को मिले। जैसे बुल रन में हम इथेरियम को $10,000 से ज्यादा का एक्सपेक्ट भी कर रहे हैं। ऑलरेडी 2000 का लेवल ब्रेकआउट करना इथेरियम के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज था, आज वो $2200 पे हो चुका है भाई। इवन सस्टेन है। हाँ, इवन $2250 एक ऐसा मतलब ब्रेकआउट था कि $2250 के बाद इथेरियम चेन के सभी प्रोजेक्ट में मूव करना था। एग्जैक्टली ऐसा हुआ है। आपने जैसे ही देखा कि इथेरियम विल क्रॉस $2200, ARB भी चला है, IMX भी चला है, मैटिक भी चला है, OP भी चला है। राइट। ये चार मुझे हमेशा पेट रहते हैं मेरे दिमाग में। तो ओवरऑल कहीं ना कहीं दे आर डिपेंडेंट ऑन देयर स्केलेबल चेन, मतलब वो लेयर 1 पे डिपेंड है। तो उसने एक ब्रेकआउट किया तो, पर अगर मान लो इथेरियम विल फ्लिप बिटकॉइन तो इनका क्या होगा, इतना मुझे लगता नहीं है। बट ठीक है, कई लोग चार्ट को भी मैंने बताया ना, वो 5% की एवरेज देख रहे हैं, 12% की देख रहे हैं। उसमें 50 साल बाद ये दोनों इक्वल जब होंगे तो इथेरियम विल फ्लिप बिटकॉइन, नहीं लगता। चलो सर, ये तो हो गई अपनी सारी बातें जो बिटकॉइन से रिलेटेड थी, इथेरियम से रिलेटेड थी। अब एक 2024 की एक और बात छोटी सी रह गई है मेरे को, जो आपसे करनी थी। आपने देखा होगा कि काफ़ी सारे गेमिंग और AI टोकन्स की बात लोग कर रहे हैं, लोगों में काफ़ी हाइप है इन दोनों इंडस्ट्रीज़ को लेके। आपको क्या लगता है कि इनका क्या फ्यूचर है, क्या होने वाला है नेक्स्ट 24 में? तो उसके बारे में थोड़ा सा गाइड करें। आपकी बात बिल्कुल ठीक है। इस टाइम पे जो टॉप मोस्ट कैटेगरीज निकल कर आ रही हैं फॉर द नेक्स्ट रेवोल्यूशन, इसमें AI और गेमिफाई, ये दोनों टॉप मोस्ट कैटेगरी का पार्टिसिपेट है। इसी के अलावा आप लेयर 1 की बात करो, PRC20, जो ये 4 टॉप मोस्ट कैटेगरी है। वाई AI? क्योंकि एग्जैक्टली AI को लोगों ने समझना शुरू ही नवंबर 2022 के बाद किया है, जब दुनिया को दिखने लगा कि देयर इज अ टूल जिसका नाम है ChatGPT, और ChatGPT से आप जो पूछो वो आंसर दे रहा है, इट्स लाइक अ गॉड। राइट। ठीक है, तो लोगों को लगा कि AI इज द रेवोल्यूशन। और क्रिप्टो डेवलपर्स इज ऑलवेज वेटिंग के लोगों को क्या पसंद आ रहा है। ChatGPT के भी टोकन आ गया था, ठीक है। देन क्रिप्टो GPT आया, देन क्रिप्टो GPT ने रीब्रांड करके LAI बनाया, लेयर AI को मैं पर्सनली मानता हूं कि लेयर AI काफी बड़े लेवल पे जा सकता है, पर्सनली मानता हूं। तो ओवरऑल AI के जो यूज केसेस हैं वो अल्टीमेटली उस प्रोजेक्ट का यूज बढ़ा रहे हैं। लेट्स सपोज एक एग्जांपल लेते हैं, मैंने एक AI टूल डेवलप किया, मैं ऑलरेडी R&D कर रहा हूं एक टूल की। तो मेरी R&D यहां तक पहुंच चुकी है कि वी आर जस्ट फाइनलाइजिंग द टूल इन नेक्स्ट 3 to 4 मंथ। ओके, सो अब हम बात करते हैं कि मैंने एक AI टूल बनाया, इट्स लाइक ChatGPT, ठीक है। अब उस टूल में मैंने फ्री वर्जन दिया, ओके। उस फ्री वर्जन के साथ मैंने ना एक किया कि अगर आपको मेरा एडवांस यूजर बनना है, यू हैव टू पे $50 फॉर अ ईयर। ओके, करेंसी बिल्कुल 4000 रुपए फॉर अ ईयर करेंसी। थर्ड बात करता हूं, जो मेरा अपना AI टोकन है वो इतना देना है आपको, 1000 मेरा AI टोकन फॉर अ ईयर। मैंने यूज बना दिया AI का, राइट। ठीक है, पहला स्ट्रॉन्ग। दूसरा, जब भी जैसे 2019-20 इज ऑल अबाउट ब्लॉकचेन इंडिया के हिसाब से, 2021 इज ऑल अबाउट वेब 3.0। अब दे आर इनटू अ डेवलपमेंट स्टेज। आज हम वेब 3.0 को देख रहे हैं, बहुत सारे, अभी हमने पॉडकास्ट से पहले भी एक वेब 3 प्रोटोकॉल डिस्कस किया। बिल्कुल। सो ऐसे बहुत सारे वेब 3.0 के आप प्रोजेक्ट देख रहे हो। पोल्काडॉट एक नया रेवोल्यूशन लेकर आ रहा है वेब 3.0 में। वेब 3.0 बेस आज आप देखो कम्युनिटी एंगेज हो रही है। वेब 3.0 को नेक्स्ट इंटरनेट बताया जा रहा है। 2000 में किसी को नहीं पता था गूगल 20-22 साल में इंडिया वर्ल्ड की नंबर 1 कंपनी बनेगा, लेकिन बिकॉज ऑफ सर्च इंजन कैपेबिलिटीज गूगल इज द नंबर 1। आने वाला जो फ्यूचर है वो AI है, क्योंकि AI के साथ हम ब्लॉकचेन को जोड़ रहे हैं।
और इंटीग्रेट करने के लिए वी नीड वेब 3.0. सो एआई के अंदर जो स्मार्टेस्ट लेवल ऑफ टूल्स होंगे, डेफिनेटली उनके बिहाफ पे एआई इज द नेक्स्ट बिग रेवोल्यूशन. और अभी अगर हम टोकन में आ जाते हैं, क्योंकि यार अल्टीमेटली कम्युनिटी को चाहिए प्राइस, तो दे आर फोकसिंग ऑन द जीआरटी, द ग्राफ. आपने सुना भी होगा, बिल्कुल टॉप मोस्ट कैटेगरी है. तो अगर आप देखो, मैं एआई में आज एक अच्छी चीज बना रहा हूं और ये भी बोल रहा हूं एआई इज द नेक्स्ट रेवोल्यूशन. अब मैं आज डेवलप कर रहा हूं, जीआरटी आज से 2 साल पहले एआई एज अ बैकएंड यूज केस लेके आया. अगर हम रेवोल्यूशन की बात करते हैं तो पहले मेरा टोकन नहीं बनेगा, पहला उसका टोकन जो है या उसका जो प्रोजेक्ट है जीआरटी वो बनना स्टार्ट होगा. डेफिनेटली मेरा पंपिंग हार्ड हो सकती है बिकॉज कि मैं कोई रेवोल्यूशनरी टूल लेके आया, लाइक चैट जीपीटी, लाइक और जैसे अभी इलॉन मस्क ने जो ग्रोक टूल यूज किया है, तो ऐसा कोई टूल आएगा. देखो इलॉन मस्क ने ग्रोक टूल बनाया और डेवलपर ने क्या किया, ग्रोक नाम का टोकन बना दिया. ठीक है, एग्जैक्टली ग्रोक का कोई यूज केस नहीं है, जस्ट बिकॉज ऑफ इलॉन मस्क ग्रोक 200%. राइट. ये चीज मैंने एक और जगह देखी थी. अभी आपने सुना होगा एलिजाबेथ, जब उनकी डेथ हुई थी तो काफी सारे जो डेवलपर्स थे शायद उन्होंने उनके नाम पे कॉइन बना दिए और वो बहुत अच्छा पंप करके गए थे सर. बहुत. अभी आपको रिसेंटली बताऊं जी, एक प्रोजेक्ट है इथेरियम पे, डाई, राइट, डाई प्रोटोकॉल, DIA. वो प्रोजेक्ट पता कैसे बना था? कैसे? एक बार आज से 1.5 साल पहले एलन मस्क ने ट्वीट किया था, पता नहीं कोई चीज थी कि दिस विल डाई, डाई प्रोटोकॉल आ गया इथेरियम पे. आपको परसों की बात बताता हूँ, परसों नहीं, आई थिंक हाँ कल की बात है. स्पेस एक्स से रिगार्डिंग एलन मस्क ने ट्वीट किया है, डाई विल बी डाई, डाई प्रोटोकॉल 200% अप है, आप चेक कर सकते हो. डाई विल बी डाई, उनका उस टोकन से कोई मतलब नहीं है, लेकिन उस कम्युनिटी ने क्या किया, उन्होंने अपने ट्विटर पे इलॉन मस्क के ट्वीट को रीट्वीट किया. सिर्फ इलॉन मस्क इज सेइंग डाई विल बी डाई, डाई प्रोटोकॉल 175%. आप मैंने बाय चांस $10 का लिया हुआ था, मैंने देखा $43 कैसे हो गया यार, ये तो डाई है. मतलब वो 175% की रैली जस्ट कि इलॉन मस्क ने लिखा डाई विल बी डाई, और वो भी उन्होंने टेस्ला और स्पेस एक्स के लिए लिखा है. राइट. लेकिन वो प्रोटोकॉल ने ट्वीट करके लोगों को ये क्या बताया, अब हमारे लिए लिखा है. वो वाली तो इस चीज से सोचो, रेवोल्यूशन वही बनेगा जो एक्चुअली कोर पे काम कर रहा है. राइट. ठीक है, और एक्चुअल कोर पे जो एआई टूल्स हैं, क्योंकि एआई इज द नेक्स्ट रेवोल्यूशन, इसको कोई भी नहीं नकार सकता. ओके, ऑलरेडी अब तो एआई के थ्रेट स्टार्ट हो चुके हैं, एआई से बचने का तरीका स्टार्ट हो चुका है. अब टेक्नोलॉजी तो छोड़ो, टेक्नोलॉजी ने तो जो करना था वो कर दिया, अब तो एआई से सेफ कैसे रहना है. जैसे अभी आपने हमारी एक साउथ इंडियन एक्ट्रेस है रश्मिका, एनिमल मूवी जो आई है, उनकी एक वो वायरल हुई थी क्लिप, तो बाद में उन्होंने ट्वीट पे किया, तो वो एआई का तो एग्जांपल है. हाँ, डीफेक टाइप. तो वो क्या है, जी हाँ, रतन जी हाँ, टाटा के साथ. तो ओवरऑल अब बात या देखो ना, अब टेक्नोलॉजी तो एज फार एज कंसर्न बहुत आगे जा चुकी है, बट द पॉइंट इज नाउ हाउ टू बी सेफ थ्रू दिस. अब तो वो पॉइंट पे डिस्कस हो रहा है. और इधर से अगर आप बात करो, बहुत बड़ी बात नहीं, अगर किसी को एआई सीखना है तो वो सिर्फ एक ही वेबसाइट के पीछे लगा रहा है, x.ai. वो जिंदगी में बहुत बड़ा इन्फ्लुएंसर बन सकता है एआई का. मैं अपना ही पर्सनली बात कर रहा हूँ, क्योंकि मैं सिर्फ एक ही वेबसाइट पर पता नहीं उसमें, हालांकि उसमें सिर्फ एक ही वेब पेज है, और मैं वो एक वेब पेज, आप मानोगे नहीं, मेरा, आप इसको मेरा पागलपन समझ सकते हो, मेरी डेडिकेशन समझ सकते हो. मैंने उस एक वेब पेज को कम से कम 200 बार ओपन किया है पिछले 4 महीने में, जस्ट टू, मतलब इसीलिए आई वांट कि कभी उससे कुछ लिंक रीडायरेक्ट होगा तो कहां जाएगा, और वो जहां जाएगा वो मुझे बहुत कुछ सिखाएगा. और एज अ इन्फ्लुएंसर, अब पॉडकास्ट 2 घंटे बैठ के कर रहे हैं या 1 घंटा बैठ के कर रहे हैं, तो एज अ इन्फ्लुएंसर अगर आपको एक चीज के पीछे पढ़ना ही है, तो अब मुझे पता है एआई के पीछे पढ़ना, तो एआई में ठीक है आप कोड डेवलपर नहीं बन पा रहे, समझ गए तो कोड डेवलपर के साथ बैठने लायक हो जाओ. राइट. ठीक है, बट डेवलपर को ऐसा ना लगे, उसको सिर्फ यही फील होना चाहिए कि बस ये लैपटॉप पे नहीं बैठा हमारे साथ, अदरवाइज ही नोज एवरीथिंग. राइट. मतलब हम जो कोड कर रहे हैं, इसको पता है इस कोड की ये आउटपुट आएगी. राइट. अब इस चीज से कंपेयर करो, एआई डेफिनेटली इज द बिगेस्ट रेवोल्यूशन. अगर 2024 में नहीं हुआ तो 2025 में होगा, क्योंकि अभी भी एआई में जो एग्जैक्ट एप्लीकेशंस यू कैन से, टूल्स यू कैन से, और डेटा की स्टोरेज मैनेजमेंट यू कैन से, फाइल डेटा हर मैनेजमेंट, चीज में आ गया सर एआई. ठीक है, वो सब जब एक लार्जेस्ट लेवल पे जाएंगे ना, जब आप देखना एक टास्क माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की
1 घंटे की टास्क को जब आप विद इन अ सेकंड बनाओगे, आप तब देखना एआई रेवोल्यूशन कहाँ से कहाँ जाएगा। हमारा मेजर फोकस एआई तो जाना ही जाना है, बट एआई बेस्ड क्रिप्टो प्रोजेक्ट कौन से है उसको ध्यान से पढ़ना है। क्योंकि सिर्फ ये लिखने से नहीं होगा कि मैंने ही पर्सनली एक टोकन लॉन्च किया और मैंने लिख दिया माय यूज केस इज एआई एप्लीकेशन। वो एप्लीकेशन कौन सी है, क्या करती है, किसी को मतलब नहीं। मैंने चैट जीपीटी से बस एक एपीआई उठाई है, एपीआई को एक वेबसाइट में एनेबल किया और मैंने बोला दिस इज माय एप्लीकेशन, सारा डेटा मुझे चैट जीपीटी दे रहा है, या कल को ग्रोक दे रहा है सारा डेटा। आंसर्स तो वो फैच आउट करके ला रहे हैं और मैंने टोकन बना के कह दिया इट्स माय एप्लीकेशन। तो एआई इज डेफिनेटली द नेक्स्ट बिगेस्ट रेवोल्यूशन। एआई के रियल यूटिलिटीज बेस्ड प्रोजेक्ट कौन से, आपको उस पर फोकस करना है। गेमिफाई की बात करें, प्ले टू अर्न स्टार्टिंग से देखते हैं, मूव टू अर्न देखा, वॉच टू अर्न देखा, अब तो सी टू अर्न भी आएगा। बस आप देखते रहो, बस कुछ मत करो, चला आगे बैठ जाओ, अपने आप चलेगा। अब इसको आप वॉच टू अर्न भी बोल सकते हो, सर्व टू अर्न, हाँ ब्रेव, कुछ भी बोलो सर आप। ब्रेव तो मतलब एक अलग ही निकल गया ना, उसने तो एक बहुत बड़ा यूज केस ही बना दिया ना। ब्राउजर आप देखो, इवन अर्न करो, सर्फ करो, जो भी करो, मतलब उसमें तो ऐसे गेमिंग में ना सिर्फ ये ऑप्शन नहीं है, गेमिंग में ना एक और भी है, क्योंकि गेमिंग इंडस्ट्री 2020 तक इज द नेक्स्ट बिगेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड। पॉइंट आप यूं समझो ना कि अगर एक इंडस्ट्री आने वाले 5 साल में वर्ल्ड में एक इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर अपना सेपरेट बनाने वाली है, तो डेफिनेटली उसको अगर आप डिजिटल वे में करोगे तो क्रिप्टो ही बढ़ेगा ना। और क्रिप्टो में गेमिफाई रेवोल्यूशन है। बट अब व्हाट अबाउट द गेम पार्ट, क्या हमें फोकस सिर्फ माना पे करना है जो गेमिंग को मेटावर्स में डेवलप करके आया? क्या हमें फोकस सैंडबॉक्स पे करना है जो गेमिंग में 3D NFTs को लॉन्च कर रहा है, या गेमिंग का एक नया रेवोल्यूशन है? क्या हमें एक्साई इन्फिनिटी पे फोकस करना है, क्योंकि एक्साई इन्फिनिटी इज द एक टाइम पे वो भी एक अच्छा रेवोल्यूशन लेकर आया था। ओके, क्या हमें जो आपने मेटा हीरो सुना है, स्टार एटलस सुना है, जो भी क्रिप्टो में गेमिंग के प्रोजेक्ट्स हैं, सो गेमिंग और एआई इज द नेक्स्ट बिगेस्ट 2 रेवोल्यूशन, इसमें कोई भी डाउट नहीं है। बट इफ आई एम टॉकिंग अबाउट द क्रिप्टो पार्ट, आर व्हाट एग्जैक्टली आर ऑडियंस वांट प्राइस। उन्हें सिर्फ बातें अच्छी लगती हैं, बाकी उन्होंने अल्टीमेटली बाद में जाके देखना, अच्छा राजीव ने स्टार एटलस क्लिक बढ़ा घटा है, नहीं हटा दे, एक्साई इन्फिनिटी पिछले 1 महीने से कुछ नहीं, हटा दे, बस उनका इंटरेस्ट वहां है। ठीक है, तो रेवोल्यूशन डेफिनेटली है। गेमिफाई, गेम इंडस्ट्री बहुत बड़ी बनने वाली है, इसका एक बहुत बड़ा पॉजिटिव इंपैक्ट क्रिप्टो इंडस्ट्री पे आना ही आना है, इसको कोई नहीं रोक सकता। एआई इज द नेक्स्ट बिगेस्ट इंडस्ट्री, उसका भी इंपैक्ट क्रिप्टो पे आना है, उसे भी कोई नहीं रोक सकता। बट अल्टीमेटली जैसे हम लास्ट में बोलते हैं, तो पॉडकास्ट के लास्ट में बोले अपनी रिसर्च करो भाई, आपको उस डेप्थ तक जाना है, जेन्युइनिटी तक जाना है। राजीव भी हमेशा सच नहीं बोलेगा। अगर सीधी सी बात है, एआई की एक बहुत बड़ी कंपनी है और उन्होंने कोई अच्छा बिगेस्ट प्रोजेक्ट बनाया, उन्होंने 10 इन्फ्लुएंसर्स को चूज किया, उन्होंने बहुत कुछ करना है और उन्होंने हमें पैसा दिया। अब जो ये कह रहे हैं नहीं बिकते, भाई पैसा मिलेगा, चीज अच्छी होगी, डेफिनेटली हम लेंगे और उस पर बोलेंगे। इन्फ्लुएंस मार्केटिंग या इन्फ्लुएंस की जो ये कैटेगरी है वो है ही यही। ओके, अब आपने किसी चीज पे बोलना स्टार्ट किया एआई टूल पे, वो 100 रुपए से स्टार्ट हुआ, 600 रुपए तक गया, तो आप भगवान हो, और वो गलती से 100 रुपए पे या 200 रुपए पे वापस आ गया, तो लोग ये भी चीजें देखते हैं। तो अगर आप रेवोल्यूशन समझो तो एआई, गेमिफाई, इवन BRC20, इवन लेयर 1, दे आर द नेक्स्ट रेवोल्यूशन इन इंडस्ट्रीज। बट लेयर 1 और जो ऐसे वो अपना दूसरा कैटेगरी है, वो तो हमारी क्रिप्टो से ही रिलेटेड है। अभी रिसेंट में ये भी देखने को मिला है कि जैसे रॉकस्टार गेमिंग है, GTA 6 लेकर आ रही है, उसमें भी इंटीग्रेशन होगा कहीं ना कहीं। हाँ, देखो ओवरऑल ना गेमिंग में आपने देखा होगा ना, एक नया वो आ चुका है। जैसे पहले हम कहते थे क्रिकेट की बैटिंग, राइट, लेकिन आज देखो आप क्रिकेट की बैटिंग कौन नहीं कर रहा। गेम ऐसी MPL लीग, उसकी गेम, उसका एक पर्सपेक्टिव अलग कर उसका दिया, अलग ही हिसाब बना दिया। फैंटेसी गेमिंग बस जो अपन करते हैं वही। अच्छा, अब लोगों कहते हैं क्या करता है, मैं यार फैंटेसी गेमिंग पे करता हूँ, उसकी पूरा रूटीन यही है, वो बस गेम प्ले करता है, उसमें 5,000 डाले हुए हैं, या तो वो 10,000 बनेंगे तो 5,000 आज की इनकम है, या वो जीरो होंगे तो अगले दिन फिर 5,000 का जुगाड़ करना है। तो ओवरऑल इससे आप देख लो। अब अच्छा, आप इसी एप्लीकेशन में, MPL लीग की एक एप्लीकेशन में करेंसी छोड़ दो, क्रिप्टो ऐड कर दो, सिंपल टर्म में वेब 3.0 नहीं बन गया? बिल्कुल, ठीक है। अब गेमिफाई अगर बढ़ेगा तो गेमिफाई का बैकबोन के अंदर उसको टेक्नोलॉजी चाहिए। टेक्नोलॉजी क्या है? ब्लॉकचेन है। अगर ब्लॉकचेन है तो लोग कहते हैं ब्लॉकचेन है तो फिर तो वेब 3.0 आएगा, क्रिप्टो की ट्रांजैक्शन होंगी। तो
अच्छा, मैंने तो 1 साल लोगों को ये भी समझाया भाई वेब 3.0 यही ब्लॉकचेन है। ब्लॉकचेन आप अगर आप डेवलपर हो तो आपको ब्लॉकचेन समझाया गया है, अगर आप लेमन हो, वर्ल्ड वाइड वेब समझते हो तो आपको वेब 3.0 समझाया गया। सेम है और सेम है, और उसमें यही है, ब्लॉकचेन है ही सिर्फ क्रिप्टो के लिए। ब्लॉकचेन पे आप रुपए नहीं ट्रेड करोगे, क्रिप्टो ट्रेड होगी। ऐसी वेब 3.0 में आप रुपया डॉलर ट्रेड नहीं कर रहे, क्रिप्टो ट्रेड कर रहे हो। तो आप किसी भी एप्लीकेशन के साथ एक क्रिप्टो जोड़ दो, वो वेब 3.0 गेम बन गया। राइट। लेकिन क्या हर गेम पे बिलीव करोगे? बस ये रिसर्च है, या बिल्कुल वही ये रिसर्च है जो कुछ नया लाती है। जैसे आपने बोला एक एडवांस वर्जन GTX का आ रहा है, अब वो लेके आते हैं, लोगों को इंटरेस्ट लगता है, उनकी कम्युनिटी बनती है, प्लेयर्स बहुत आ गए। तो यार जब लोग प्ले कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, तो उनको ट्रांजैक्ट करने का भी एक तरीका दे दो। ट्रांजैक्ट करने का तरीका दोगे तो वो क्रिप्टो ही दोगे। उसमें यही चीज है कि सर जैसे आप किसी भी गेम का एक कस्टमाइजेशन वाला फैक्टर जो होता है ना, वो सबसे इम्पोर्टेंट होता है। बस वही एक सबसे बड़ा। आज इंडिया में बैटल ग्राउंड चल रहा है, तो उसमें भी आज आप आरपीस वगैरह खरीद के आई डोंट नो लाइक उसमें आप आरपीस खरीद सकते हो, रॉयल पासेस करके कुछ चीज होती है। तो उसके थ्रू आप अपनी जो स्किन्स होती हैं, जैसे आप क्या अवतार क्या है आपका, उसको कस्टमाइज कर सकते हो अपना अकॉर्डिंग, और अपने आपने कैसा दिख रहे हो वो उस वे में। आपकी गन्स की जो स्किन्स वगैरह है वो परचेज कर सकते हो, ये सारी चीजें। तो इसको जो ट्रांजैक्ट करेगा वो एज इन ब्लॉकचेन या किसी वो आपका पूरा डेटा, पूरा रिकॉर्ड, अगर वो ब्लॉकचेन पे है, किसी ब्लॉक पे या डेटा जनरेट हो रहा है, तो वो वेब 3.0। आपको एक लास्ट में खत्म करते हैं टाइम, एक एग्जांपल और दूं, फेक कैसे हैं क्रिप्टो में। जी, मेरा फ्रेंड जो बैठे हैं यहाँ पे, हम लोगों ने एक प्रोजेक्ट को पर्सनली जाके विजिट किया। तो मैंने उन कम्युनिटी से पूछा कि इसका यूज केस कैसे बनाओगे। कहता सर ये ऑलरेडी यूज होना स्टार्ट हो चुका है। मैंने कहा कहाँ? कहता हमारे होटल में। जिस होटल में मीटिंग हो रही थी, उस होटल का जो वो था ना मैनेजर या जो ओनर ही होंगे, वो जब मीटिंग होती थी ना जिस दिन, तो वो खुद जाके रिसेप्शन पे खड़े होते थे। तो जैसे मैंने जाके बोला सर मैंने कॉफी ली है, चाय ली है या सैंडविच लिए, तो मान लो मेरा बिल आया 300 रुपीज। ओके, अब मैं तो इनवाइट ही था, तो मेरे से उन्होंने पैसे तो नहीं लेने थे, तो मेरा पूछना बनता था भाई कितना बिल हुआ, ऐसे आप पे प्रेशर तो नहीं पड़ा? बोला नहीं हमने तो टोकन दे देना। मैं कहा मतलब? कहता ही इज एक्सेप्टिंग आवर टोकन। मैंने बोला आप क्यों एक्सेप्ट कर रहे हो? क्योंकि मैं कहता मुझे भी होल्डर बनना है, ये प्रोजेक्ट बहुत बड़ा जाएगा। देखो फेक ऐसे भी हैं, सिर्फ लोगों को ये दिखाना कि देखो हमारा टोकन होटल में यूज हो रहा है, खुद का होटल है, ठीक है, और खुद के होटल में खुद ही रिसेप्शन पे खड़ा होके जो नए लोग आ रहे हैं उनको ये बोलना ये टोकन दे दो और कॉफी पी लो। उनको तो लगेगा ना इस टोकन से कॉफी पी सकते हैं, इस टोकन से चाय भी मिल जाती है, इस टोकन से सैंडविच मिल रहे हैं। यूज केस, ये यूज केस बन गया उनके लिए। अरे भैया अगर ऐसे यूज केस है तो ऐसे प्रोजेक्ट्स होते बचे रहो। इसलिए हमेशा बोलो ऑलवेज डू योर ओन रिसर्च। राइट। तो सर ऑन लास्ट पॉइंट आप एक नोट कुछ हमारे यूजर्स को देना चाहेंगे, और जो यंग जनरेशन है उनके लिए? अरे अभी तो मैं खुद तो ओवरऑल नोट यही है कि हमेशा बोलते हैं, मोस्टली चीजें आपने BRC20, AI, गेमिंग, बिटकॉइन, इन सब से रिलेटेड सुन ली है। सो ओवरऑल आई कैन से प्लीज डू योर ओन रिसर्च बिफोर बाइंग, बिफोर स्टार्टिंग, बिफोर इन्वेस्टिंग इन क्रिप्टो मार्केट। थैंक यू सो मच। ठीक है, थैंक यू सो मच सर आने के लिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपका कीमती वक्त हमें देने के लिए। और जल्द मिलते हैं एक और नए एपिसोड में। अगर ये पॉडकास्ट आपको पसंद आया हो तो लाइक दिस वीडियो, शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, सब्सक्राइब टू सन क्रिप्टो फॉर मोर फ्यूचर क्रिप्टो अपडेट्स एंड इन्फॉर्मेशन। दिस वॉज हर्षित धीमान साइनिंग ऑफ। थैंक यू।